तो जय हिंद आप सभी को। क्या हाल है आपके? आई होप सब ठीक ठाक हैं। और हम बायोलॉजी के अपने आखिरी चरण में हैं और हमने तकरीबन 9 क्लासें कर ली है, 10वीं क्लास है हमारी। ठीक है। और अब हम क्या पढ़ रहे थे? ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में हमने 4 चैप्टर खत्म किए हैं बहुत अच्छे तरीके से। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा प्लीज जाकर देखो। और आज हम पूरा का पूरा फिजियोलॉजी जो बच गया था उसको खत्म करेंगे। ठीक है। इसके बाद मुश्किल से 1 या 2 क्लास और होगी बायोलॉजी, फिर खत्म। उसके बाद हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे आपका। ठीक है। क्योंकि बहुत एफर्ट लग रहा है, बहुत सारी चीजें डिटेल में कराई जा रही हैं, तो आप इसको कर लो। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की कहीं से भी जरूरत नहीं है। बार बार मैं कह रहा हूँ, चाहे आप CGL Tier 2 देने वाले हों या अगले साल कोई सा भी एग्जाम देने वाले हों, बस ये पढ़ के जाना, जीके का टेंशन खत्म। ठीक है। आप किसी भी पेड बाई से कंपेयर कर सकते हो। अगर इससे बेहतर मिल रहा तो मुझे बताना। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हाँ, जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि क्लास के बाद मैं PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला चैप्टर होने वाला है, वो है हमारा ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, यानी मानव कंकाल तंत्र। बिल्कुल निश्चिंत होकर के सुनते रहें। बाइलिंगुअली लिखा हुआ है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में, तो इत्मीनान से सुनते रहें। मैं सारी बातें आपको समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है। सो नाम से पता चल रहा है कि मानव कंकाल तंत्र। तो मानव कंकाल तंत्र में क्या आ जाएगा? पूरा का पूरा कंकाल तंत्र, मतलब हड्डियों की पूरी संरचना जो आपके शरीर में दिखती है, जो अंदर से है। ठीक है। उन सब संरचना को हम अध्ययन करते हैं ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में। अच्छा, इसका मेन काम क्या होता है पूरे बॉडी में संरचना का? पहला ये काम है सपोर्ट करना, जो आपका प्रॉपर पोस्चर है, जैसे आप दिख रहे हो, उस स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, सहारा देता है। दूसरा काम है जो ऑर्गन्स है आपके अंदर, ठीक है, जैसे मान लो हार्ट है, लीवर है, लंग्स है, जो भी ऑर्गन्स है, ब्रेन है, इन सबको कवर करके प्रोटेक्ट करके रखता है ये स्केलेटन सिस्टम, या बोन कह लो। ठीक है। उसके अलावा आपको मूवमेंट में, गति करने में, इन सब में भी मदद करता है आपका बोन, और साथ साथ मसल। उसके अलावा बोन, आपने पढ़ा था कि ब्लड के सेल फॉर्मेशन में यही बोन मैरो, हड्डी के अंदर एक ऐसे जो हड्डी होती है उसके अंदर एक सॉलिड पार्ट पाया जाता है जिसको बोन मैरो कहते हैं। वही क्या कर देता है, RBC और WC बनाने में मदद कर रहा था। याद आ रहा है आपको? इसके अलावा ये जो आपका बोन है, ये क्या करता है, कई सारे मिनरल्स को स्टोर करने में मदद करता है, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस और कई सारी चीजों को जमा करने में मदद करता है। ये मेन फंक्शन होता है पूरे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम का। अच्छा, पूरे शरीर में जो आप ह्यूमन है, एडल्ट ह्यूमन है, मतलब 18+ वाले लोग, तो उनके कितनी हड्डियां होती हैं? तकरीबन 206 हड्डियां होती है। और जो बच्चा है अभी अभी बिल्कुल पैदा हुआ है, उसके 270 हड्डियां होती है। क्यों होती हैं? क्योंकि ना बचपन में क्या होता है कि हड्डियां बिल्कुल फ्यूज नहीं होती, बहुत मुलायम होती हैं। ठीक है। ज्यादातर हड्डियां, काफी सारी हड्डियां कार्टिलेज के फॉर्म में होती हैं। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कार्टिलेज क्या होता है। मुलायम हड्डियां जो होती हैं उनके फॉर्म में होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वो आपस में जुड़ करके एक मजबूत हड्डी बना लेते हैं, इसलिए क्या हो जाता है, हड्डियों की संख्या घट जाती है। ठीक है। अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम को मेनली पढ़ने के लिए हमने 2 हिस्सों में बांटा। ठीक है। तो अपनी सहूलियत के लिए हम इसको 2 हिस्सों में बांट देते हैं। सबसे पहला है एक्सियल या धुरी कंकाल, और दूसरा होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। नाम से पता चल रहा है एक्सियल स्केलेटन का मतलब है जो एक्सिस में होगा। जैसे आपका ये बॉडी है, मान लो ये बॉडी है, ये पैर है, ये हाथ है, तो एक्सिस मतलब मेन सेंटर से एक लाइन होकर के गुजर रही है। तो इस सेंटर से लाइन होकर के गुजरे, उसमें जो जो हड्डियां आती हैं उन सबको अध्ययन करेंगे, और जो साइड साइड में है उनको हम एपेंडिकुलर में रखते हैं। तो एक्सियल स्केलेटन में मेन एक्सिस वाले में आ जाते हैं 80 हड्डियां। और कौन कौन से पार्ट आते हैं? तो स्कल आता है, आपकी खोपड़ी आ जाती है। उसके अलावा क्या आता है, देखो यहाँ पर पीछे में रीढ़ की हड्डी आती है जिसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। ठीक है, या वर्टिब्रा कह देते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपकी पसलियां आ जाती हैं जिसको रिब्स कह देते हैं, और इस पूरे हड्डी के संरचना को रिब केज कहते हैं। देख रहे हो आप, ऐसा लग रहा है पिंजड़े जैसा हो, तो रिब केज भी कह देते हैं। और बीच वाली हड्डी के जो बीच में आपको दिख रही होगी एक गोल सी, तो ये स्टर्नम कहलाती है। तो ये सारा एक्सियल हो गया। एपेंडिकुलर की बात कर दे तो साइड में कौन कौन सी हड्डियां होती है? मेनली आपके हाथ और पैर की हड्डियां होती है। जैसे ये हाथ, और ये पीछे देख रहे हो पीठ के पीछे जो होता है हड्डी, याद आ रहा है? तो ये वाली हड्डी, और पैर की हड्डियां जैसे कूल्हे की हड्डी हो गई, मेन थाई की हड्डी हो गई, और आपके पैरों से उंगलियों की हड्डियां हो गई, सारी की सारी एपेंडिकुलर हड्डियों में आती हैं, जो टोटल 126 संख्या में होती है। आगे बढ़ जाएं तो एक एक करके हम दोनों को समझने की कोशिश करते हैं और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सबसे पहला एक्सियल यानी धुरी कंकाल के बारे में हम पढ़ते हैं। तो एक्सियल में सबसे पहला पार्ट है वो है स्कल। स्कल यानी ये ऊपर वाली खोपड़ी, देख रहे हो कैसे मुस्कुरा रहा है ये,
है ना। तो ये खोपड़ी के बारे में, खोपड़ी में टोटल ऐसे तो 22 हड्डियां होती हैं। 22 में कौन कौन, ये देख रहे हो जो ऊपर वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट, तो ऊपर वाले पार्ट को हम क्रेनियल बोन कह देते हैं या क्रेनियम कहते हैं। ये क्या कर देता है, जो ब्रेन है ना, इसी के अंदर ब्रेन होता है, ठीक है, तुम्हारा दिमाग होता है, उसको कवर करके रखता है, बहुत हार्ड होता है ये। तो इसमें टोटल 8 हड्डियां मिलकर के इसको बनाती हैं ज्वाइंट करके। इसके अलावा जो चेहरे की हड्डियां होती हैं फेशियल बोन, जिसको हम 14 हड्डियां उसमें पाई जाती हैं, ठीक है, तो 14 8 22। इसके अलावा भी 7 हड्डियां और पाई जाती हैं, कहाँ पे, कान के अंदर में। ये जो कान है ना, आपके कान के अंदर में 6 हड्डियां पाई जाती है, इसको ईयर ओसाइकल्स कह देते हैं। कौन कौन सी हड्डियां होती है वो, तो बेसिकली MIS बोन होते हैं। M से मैलियस, I से इनकस और S से स्टिपस आगे लिखा हुआ है, आप देख लेना। ये स्टिपस हड्डी जो होती है वो काफी छोटी होती है, ये जोड़े में पाई जाती है, मतलब 2 2 2 पाई जाती है, 3 इधर 3 इधर, ठीक है। तो इसलिए हम इसको 6 लिखते हैं, ईयर ओसाइकल, कान की हड्डी को। और एक हाइवाइड बोन होता है, आप देख सकते हैं, ये होता है हाइवाइड बोन, ये दिख रहा है आपको, जिसको मैंडिबल बोन भी कह देते हैं, मैंडिबल वाला पार्ट भी कह देते हैं। ये मैंडिबल पार्ट जो होता है, निचला जबड़ा, ये जो होता है ये मूवेबल होता है। क्या होता है, मूवेबल होता है। इसी में होता है हाइवाइड बोन, नीचे में होता है हाइवाइड बोन, ठीक है। चलो दूसरा अगर हम बात करें, हमने खोपड़ी के बारे में ऊपर वाले में पढ़ लिया कि बिना कान के और ये हाइवाइड बोन के 22 हड्डियां नॉर्मली होती हैं, और इनको जोड़ करके 29 हड्डियां होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम यानी कशेरुक स्तंभ, यानी पीछे की हड्डियां जो आप देख सकते हैं, ये गला का नीचे वो से लेकर के पीछे पीठ की जो रीढ़ की हड्डियां होती है पूरी की पूरी। टोटल ये जनरली जब आप बच्चे होते हो, जब आप जन्म लेते हो, तो उस समय 33 होती हैं, ठीक है, 33। बाद में इनमें से कुछ हड्डियां जैसे सैक्रल और कॉकिजियल, ठीक है, या जिसको कॉडल बोन भी कह देते हैं। क्या कहते हैं इसको, कॉडल बोन भी कह देते हैं। तो कॉकिजियल या कॉडल बोन, ठीक है, ये जनरली कितने होते हैं, 4। ये फ्यूज होकर के चारों एक बन जाता है, और ये पांचों फ्यूज होकर के एक बन जाता है। तो आप देख लो 12 7 19 5 24, एक 25 और एक 26। तो आप मैच्योर होते हो तो 26 हो जाता है, और शुरू शुरू में 33 हड्डियां होती है, जिसको याद करने का तरीका है CTL SC, CTL SC, ये सीक्वेंस होता है। CTL मतलब जैसे ये स्कल है ना, खोपड़ी, इसके नीचे वाली हड्डी को हम कह देते हैं सर्विकल। 1 2 3 4 ऐसे ऐसे हड्डियां होती है। तुम ध्यान से देखोगे, उंगली रख करके दबा करके तो लगता है ऐसे 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 कई सारी हड्डियां मिलकर के ये टोटल 33 होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ। और आप जब बड़े हो जाते हो, सो इन एडल्ट स्टेज, ये टोटल कितनी हो जाती है, 26 हो जाती है, जिनमें से ऊपर से 7 को कह देते हैं सर्वाइकल बोन्स, उसके बाद 12 को कह देते हैं हम थोरेसिक बोन, ठीक है, 12 को थोरेसिक बोन कह देते हैं, उसके बाद 5 को लंबर, लंबर के बाद आता है सैक्रल, सैक्रल के बाद आता है कॉडल या कॉकिजियल बोन। अब इसमें एक चीज और याद रखने की ट्रिक है कि ये जो आपका सर्वाइकल बोन है, जो जस्ट इस स्कल से नीचे, खोपड़ी से नीचे वाला है, ठीक है, इस स्कल के नीचे वाले बोन को सर्वाइकल बोन कहते हैं। और इसमें टोटल 7 हड्डियां होती है, जिसमें से सबसे पहला, सबसे ऊपर वाला हड्डी जो होता है, जो क्या करता है, स्कल को और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को जोड़ रहा है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, जो रीढ़ की हड्डी है ना, इसके अंदर से एक तार गया हुआ है, अभी हम देखेंगे, वो दिमाग से इस तार को कनेक्टेड है, और पूरे बॉडी में ये सप्लाई पहुंचाता है, जो दिमाग कहता है, ठीक है। तो वो इस रीढ़ की हड्डी के अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड बैठा हुआ है। तो होता क्या है ना, यही जो एटलस बोन है, दिमाग से लेकर के इसको रीढ़ की हड्डी से यानी स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का काम कर रहा है। कौन, एटलस। सबसे पहला सर्वाइकल बोन एटलस, दूसरा एक्सिस। ये दोनों ध्यान रखना है आपको, पहले का नाम है एटलस, दूसरे का नाम है एक्सिस, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं रिब केज पर। तीसरा जो पार्ट है वो रिब केज। यहाँ पर आपको रिब केज दिख रहा होगा। तो रिब केज की अगर बात करें, नाम से पता चल रहा है कि जो पसलियां हैं आपकी, ठीक है, तो उसमें टोटल होते हैं 12 पेयर, यानी टोटल 24 हड्डियां, 12 जोड़े 24 हड्डियां। ऊपर से जो 7 जोड़े हैं आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे 7 जोड़े हैं वो ट्रू रिब्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ट्रू रिब्स। क्यों ट्रू रिब्स, क्योंकि मैंने आपको बताया जो बीच वाला हिस्सा है, ये एक हड्डी होता है जिसको हम स्टर्नम कह देते हैं। ये साफ साफ दिखते हैं कि ये 7 जोड़े जो हैं इससे जुड़े हुए हैं। 3 जोड़े ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्टली एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, ये देख सकते हो आप, नीचे के 3 जोड़े जो होते हैं इससे डायरेक्ट नहीं जुड़े हैं, लेकिन पीछे से देखने को मिलता है कि जुड़े हुए हैं। और 2 जोड़े ऐसे होते हैं जिनको हम फ्लोटिंग रिब्स कह देते हैं। ये पूछा जाता है कितने जोड़े हैं, ये 2 जोड़े हैं फ्लोटिंग रिब्स। आप यहाँ पर देख सकते हो, 1 और 1 2, जो कि किसी से भी जुड़े हुए नहीं दिखते हमारे को, स्टर्नम से तो बिल्कुल भी नहीं। और रिब केज का मेन काम यह है कि इसके अंदर जो मेन ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट हो गया, लंग हो गया, इन सबको प्रोटेक्ट करना। स्टर्नम मैंने आपको बता दिया कि मिडिल वाली हड्डी होती है जिससे पूरी पसलियां जोड़ी हुई होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने देख लिया एक्सियल, अब आ जाता है पेंडिकुलर पे। पेंडिकुलर की बात करें तो पेक्टोरल गर्डल, या इसी को हम शोल्डर गर्डल भी कह देते हैं। पेक्टोरल गर्डल कहने का मतलब है कि ये जो हाथ की हड्डी आपको दिखाई दे रही है, इसके जस्ट ऊपर में होता है क्या,
ये कंधे वाली हड्डी जिसको ब्यूटी बोन कहते हो, ब्यूटी बोन तो चेहरे में होता है, चेहरे में होता है, इसको हम कह देते हैं कॉलर बोन। क्या कह देते हैं? कॉलर बोन। क्यों? क्योंकि आप जब शर्ट पहनते हो तो कॉलर यहाँ पर आता है ना, ये कॉलर का नाम इसी के नाम पे रखा गया था। ये कॉलर बोन कहलाता है जो यहाँ पर होता है। और जस्ट पीछे जो हमने देखा था यहाँ पर, कहाँ गया? ये जो गोल गोल मैंने घेरा था, ये जो गोल गोल आप देख रहे हो, ये कहलाता है स्कैपुला, जो पीठ के पीछे में होता है। ठीक है, तो ये मेन बोन होते हैं स्कैपुला और आपका कॉलर बोन। ये दो बोन आ जाते हैं पेक्टोरल गडल में, इनको हम क्या कह देते हैं? पेक्टोरल गडल कह देते हैं। इसके अलावा अपर लिम्स आता है। अपर लिम्स में क्या जाता है? हाथ। लिम्ब का मतलब होता है हाथ और पैर। ठीक है, तो अपर लिम्ब यानी हाथ में टोटल कितनी हड्डियां होती है? 30 हड्डियां एक हाथ में, ध्यान रखना है, एक हाथ में 30 हड्डियां होती है। कौन कौन सी? जो सबसे मेन हड्डी है, मोटी वाली, जो आपके बाइसेप्स वगैरह में वाली हड्डी है, ठीक है, तो वो एक हड्डी होती है, ह्यूमेरस कहलाती है। अब आप देखोगे जो हाथ कोहनी से नीचे, एल्बो से नीचे जाओगे तो उसमें दो हड्डियां हैं आपके हाथ में, तो एक हड्डी कहलाती है अल्ना और एक हड्डी कहलाती है रेडियस, अल्ना रेडियस या रेडियस अल्ना। तो ये दो हो गए। इसके जस्ट नीचे कलाई की हड्डियां होती हैं। ठीक है, कलाई की हड्डियां होती है जो कि कहलाती है कार्पल्स। आसान है याद करना, कलाई की हड्डियां कार्पल्स कहलाती है, जो टोटल 8 होती हैं। इसके नीचे जो आपका पंजा है, पंजा के बीच में क्या होता है? हथेली। तो हथेली की हड्डियों को हम मेटाकार्पल्स कह देते हैं, जो 5 हड्डियां होती हैं। और जो आपकी उंगलियां हैं, उंगलियों के हड्डी को हम फैलेंजेस कह देते हैं, ये पूछा गया है। ठीक है, फिंगर के हड्डी को हम फैलेंजेस कह देते हैं, और ये टोटल 14 होते हैं। कैसे? अंगूठा के अलावा बाकी 4 उंगलियों में 3 3 3 3, तो 3 चौका 12, और अंगूठा में कितने होते हैं? 2, तो टोटल कितने हो गए? 14 उंगलियां होती हैं आपके, 14 हड्डियां होती हैं आपके 5 उंगलियों में। समझ आ गई बात? तो ये हो गया अपेंडिकुलर स्केलेटन का अपर वाला पार्ट। अब लोअर में आ जाए तो पेल्विक गडल होता है। पेल्विक गडल मतलब ये जो आपका कूल्हा वाला एरिया होता है ना, यहाँ पर होता है पेल्विक गडल। इसमें क्या क्या आ जाता है? एक तो आ जाता है हिप बोन, ये कूल्हे की हड्डी आ जाती है, और मेनली यही कूल्हे वाली हड्डी आ जाती है। इससे आप देख सकते हैं यहाँ खांचा बना हुआ होता है, जिससे क्या है? पैर की हड्डियां जुड़ी हुई हैं। अच्छा, पैर के लिम्स को हम लोअर लिम्स कहते हैं, जिसमें इसमें भी 30 हड्डी होती है, एक पैर में 30 हड्डी। सबसे मेन जो हड्डी है वो है फीमर। कौन है? फीमर। फीमर किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पूरे शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट हड्डी यही होती है, सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी भी फीमर ही होती है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जैसे उसमें था हाथ में ऊपर वाले में एक हड्डी था, नीचे 2, वैसे ही पैर में होता है, ऊपर में एक हड्डी और नीचे में 2। यहाँ कौन होता है? टिबिया और फिबुला। ठीक है, टिबिया फिबुला होते हैं 2 हड्डी। जस्ट इनके नीचे होता है, देखो वहां पर क्या था? मेटाकार्पल्स था, कार्पल्स था, तो यहाँ पर होता है टार्सल्स। क्या होता है? टार्सल्स। ये घुटने वाले, ये जो क्या कहते हैं, टखने वाले के पास में हड्डी होती है, उसको कहते हैं हम टार्सल्स। और जो यहाँ पर इसका जो तालु होता है पैर का, उसको मेटाटार्सल्स कह देते हैं, और पैरों की उंगलियों को भी हम फेलेंजेस कह देते हैं। इसमें भी 14 हड्डी, टोटल के टोटल 30 हड्डियां हो जाती हैं। एक यहाँ पर आपको पटेला बोन दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको? ये पटेला बोन नहीं होता है, नी कैप होता है। इसको कटोरी कहते हैं ना, कि घुटने के ऊपर कटोरी सी लगी हुई है, उसको हम पटेला बोन कह देते हैं। क्या कहते हैं? पटेला या नी कैप कह देते हैं, ध्यान रखना आप। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं, थोड़ा ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। हड्डियों तक को तो हमने समझ लिया, एक्सियल और एपेंडिकुलर में। अब हम समझ लेते हैं ज्वाइंट, कि सारी हड्डियां एक दूसरे से कई तरीके से ज्वाइंट होती हैं। कैसे कैसे ज्वाइंट है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ज्वाइंट तो पता है क्या होता है, कि 2 हड्डियां एक दूसरे से जुड़ती हैं, हम उनको ज्वाइंट्स कह देते हैं। वहां पर फ्लोराइड होता है, कार्बन क्या कहते हैं, कैल्शियम होता है, और कई सारी चीजें होती है, जिसके कारण ज्वाइंट्स में ये चीजें होती हैं। ज्वाइंट्स के डिजीज के कारण अगर ज्वाइंट्स में इन्फ्लामेशन हो जाए, ज्वाइंट्स में इन्फ्लामेशन हो जाए, यहीं पर लिख लेना, तो वहीं पर होता है क्या? आर्थराइटिस डिजीज। क्या होता है? आर्थराइटिस डिजीज। ठीक है, अगर ज्वाइंट में इन्फ्लामेशन मतलब सूजन हो जाए, तो उसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। उसमें क्या हो जाता है कि अंदर का मटेरियल घिस जाता है, खत्म हो जाता है, और वहां पर सूजन होने लगता है। ठीक है, तो आर्थराइटिस, या वहां पर फ्लोराइड वगैरह जमा होने लगता है, तो भी ये चीज देखने को मिलता है। खैर, आगे आ जाते हैं, जरा हम इसके टाइप्स देखते हैं, कितने तरह के ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, तो मूवमेंट के आधार पर हमने इनको 3 हिस्सों में बांटा। पहला है फाइब्रस। फाइब्रस यानी फाइब्रस, या दूसरा नाम है इसका इमूवेबल। नाम से पता चल रहा है कि ऐसा ज्वाइंट जो कि मूव नहीं करता हो, कोई मूवमेंट नहीं होता। जैसे आपके खोपड़े की हड्डी है, जो खोपड़ी की हड्डी में क्या आप उसको हिला सकते हो? नहीं हिला सकते। जो आपके दांत के ज्वाइंट है, क्या उसको हिला सकते हो? नहीं हिला सकते। अब मार के हिला दो, अलग बात है। ठीक है ना। दूसरा ज्वाइंट होता है, वो है कार्टिलेजिनस या स्लाइटली मूवेबल। ठीक है, जिसको हम अल्प गतिशील या उपस्थित संयोजन कह देते हैं। इसमें नाम से पता चल रहा है स्लाइट मूवमेंट, थोड़ा सा मूवमेंट होता होगा। जैसे आपके रीढ़ की हड्डी, उसमें क्या हल्का सा बेंड कर सकते हैं। ठीक है, एस्टर्नम हो गया, रिब वाला हड्डी है, ठीक है, हल्का सा बेंड कर सकते हैं, उसमें हल्का मूवमेंट होता है।
तीसरा टाइप होता है साइनोवियल या फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट। ठीक है, इस नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या होता होगा, फ्री मूवमेंट होता होगा, अच्छे से मूवमेंट होता होगा, जैसे आपके शोल्डर वाला, आपके एल्बो, नी, ठीक है, घुटने टखने वाले हड्डियां। अब थोड़ा हम साइनोवियल ज्वाइंट्स यानी मूवेबल ज्वाइंट्स को पढ़ लेते हैं, यहीं से सवाल पूछा जाता है। साइनोवियल ज्वाइंट्स वो हैं जो कि मूव करते हैं अच्छे तरीके से। सबसे पहले इसमें टाइप आता है वो है क्या, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। नाम से पता चल रहा है कि एक बॉल होगा और उसमें कोई चीज जुड़ा होगा, और बॉल के अंदर तो आराम से ऐसे घूम सकता है। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स में क्या होता है, जैसे उदाहरण के तौर पर जो आपका हाथ है, हाथ का जो कंधा है, तो कंधे के पास आप देख सकते हो अपने हाथ को पूरा पूरा ऐसे घुमा सकते हो। जैसे बॉलिंग करता है कोई आदमी तो क्या करता है, कंधे के सहारे से पूरे हाथ को घुमा सकता है। तो उस ज्वाइंट को हम कह देते हैं क्या, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ठीक है, जो शोल्डर में भी होता है, आपके कूल्हे में भी होता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा आप घुमा सकते हो। एक होता है हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट होता है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हो। ठीक है, या तो ऐसे करके यहां ले आओ, फिर वापस से इसको सीधा कर लो। जैसे उदाहरण के तौर पे आपका कोहनी वाला ज्वाइंट, आपके घुटने वाला ज्वाइंट, आपकी उंगलियां, एक ही डायरेक्शन में आप इसको मूव कर सकते हो, एक से ज्यादा में नहीं कर सकते। पिवोट ज्वाइंट का मतलब होता है ऐसा ज्वाइंट जो कि रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, एक एक्सिस के अराउंड में आप रोटेट कर सकते हैं। जैसे आप गर्दन घुमा सकते हैं ना, गर्दन में क्या है कि एक एक्सिस फिक्स है और आप ऐसे ऐसे गर्दन घुमा सकते हो। जैसे एटलस और एक्सिस के सहारे आप क्या कर सकते हो, गर्दन को घुमा सकते हो, रेडियस अल्ना का मूवमेंट। ठीक है, ये कहलाता है पिवोट ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट या प्लेन ज्वाइंट क्या होता है कि एक के ऊपर एक स्लाइड कर रहा हो। कब होता है, जैसे कार्पल्स, आपकी जो कलाई की हड्डियां, उनको भी जब आप घुमाओ तो एक के ऊपर एक स्लाइड करता है और उसके कारण मूवमेंट देखने को मिलता है। एक होता है सैडल ज्वाइंट। सैडल ज्वाइंट में क्या होता है कि एक बोन दूसरे, एक बोन क्या हो जाता है, सैडल शेप का हो जाता है। जैसे मेन अंगूठे का ज्वाइंट, तो अंगूठा का जो मूवमेंट आप देख सकते हो, दो प्लेन में ऐसे ऐसे घूम सकता है, तो उस मूवमेंट को हम सैडल ज्वाइंट कह देते हैं। तीसरा होता है लास्ट होता है कॉन्डिलॉइड या एलिप्सॉइड ज्वाइंट। एलिप्सॉइड नाम से पता चल रहा है कि एलिप्स जैसा घूम सकता है, जैसे आपके रिस्ट, कलाई की हड्डी। ठीक है, तो ये हो जाता है। चलो, इंपॉर्टेंट है जो ऊपर वाले हैं, पिवोट, हिंज और बॉल एंड सॉकेट, वो तीन आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जान लो। जैसे सबसे मजबूत ज्वाइंट जो आपके शरीर का, वो है आपके कूल्हे का हड्डी, हीप ज्वाइंट। सबसे ज्यादा घूमने वाला जो ज्वाइंट है वो आपके शोल्डर यानी कंधे का ज्वाइंट। सबसे बड़ा ज्वाइंट है वो आपके घुटने का ज्वाइंट। सबसे छोटा ज्वाइंट है वो आपके कान की हड्डी, स्टीपस वाला ज्वाइंट। याद आ रहा है? उसके अलावा अगर हम बात करें तो एटलस और एक्सिस, जो सर्वाइकल फर्स्ट और सेकंड हड्डियां हैं, उनके बीच में पिवोट ज्वाइंट होता है, याद कर लेना आप इसे। दूसरा अगर हम बात करें तो स्कल बोन के बीच में इमूवेबल या फाइब्रस ज्वाइंट होता है। ठीक है, और आखिरी बात है ये कि जो वर्टिब्रा होता है, वर्टिब्रा यानी आपके रीढ़ की हड्डी, उनमें क्या होती है, स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होता है। कुछ और फैक्ट्स जान लो हड्डियों के बारे में। जैसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन फीमर, सबसे लॉन्गेस्ट बोन फीमर, सबसे छोटी हड्डी स्टीपस। बताया था ना मैंने आपको कि कान में तीन हड्डियां होती हैं, एमआईएस, मेलियस, इनकस, स्टीपस, जिसमें सबसे छोटी स्टीपस हड्डी होती है कान की हड्डी। कई बार पूछा गया, 1 लाख बार पूछा गया है। और तुम्हारे स्कल में, खोपड़ी में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? 22 हड्डियां होती हैं। एक ही हड्डी है जो तुम्हारे स्कल में मूवेबल है, वो कौन सी है? मैंडिबल। नाम से मूवेबल और मैंडिबल याद रख सकते हो। तुम्हारे रिब्स में, और रिब्स कहे तो हम क्या होता है ये, आपके पसलियों में कितनी हड्डियां होती हैं? 24, 12 जोड़ी होती हैं। लार्जेस्ट बोन, लॉन्गेस्ट बोन मैंने बता दिया, फीमर होता है। सबसे छोटा हड्डी स्टिपस होता है। जो दिमाग को प्रोटेक्ट करता है वो स्कल होता है। और बोन, स्कल में भी कौन? क्रेनियम वाला पार्ट। बोन प्रोटेक्टिंग हार्ट और लंग कौन करता है बताओ? रिब केज। टोटल वर्टिब्रे कितने होते हैं? 33, और मैच्योर होने के बाद 26। टोटल बोन ह्यूमन में कितने होता है? 206, और जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय तक 270 भी पहुंच जाता है। आरबीसी कहाँ प्रोड्यूस होता है? बोन मैरो में। फर्स्ट सर्वाइकल को हमने बता दिया, C1 जिसको कहते हैं एटलस, और C2 किसको कहते हैं? एक्सिस को। जो हाथ की हड्डियां हैं, बोन फॉर्मिंग एल्बो ज्वाइंट्स, ठीक है, वो कौन कौन सी है? ह्यूमरस, रेडियस और एल्ना। ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं? एक ज्वाइंट बनाते हैं। और जो घुटने के पास आकर के मिलते हैं वो है फीमर और टिबुला। और ऊपर लगा होता है कौन? नी कैप, जिसको कह देते हैं आप पटेला बोन, जिसको कह देते हैं। अच्छा, दिमाग वाली जो खोपड़ी हड्डी है ना, खोपड़ी की हड्डी, उसमें एक छोटा सा छेद पाया जाता है, पर्चर पाया जाता है, जिसको हम फोरामेन मैग्नम कह देते हैं। ये भी पूछा गया है। ठीक है, इस चैप्टर में इतना मोर देन इनफ है। हम आ जाते हैं अगले चैप्टर पे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की बात करें हम, तो ये है आपके पूरे शरीर का क्या है, ये कंप्यूटर सिस्टम है। ये पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। कैसे, मैं बताता हूं, एक सेकंड।
सो नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, सो बेसिकली ये क्या होता है, जिसको हिंदी में तंत्रिका तंत्र कह देते हैं। ये वो तंत्र है जो पूरे केंद्र को, पूरे आपके शरीर को मैनेज कर रहा है। मैनेजमेंट करने का काम इसका है। ये जो चाहेगा वही होगा। इसमें भी जो सबसे मेन आदमी है वो कौन है, मेन है वो कौन है, वो है दिमाग। इसीलिए दिमाग को जो सबसे बुद्धिमान होता है, आपको पता है ना, वो सबसे ऊपर बैठा रहता है। जनरली कई जगह नहीं होता, लेकिन पेपर पर तो यही होता है, जो सबसे ताकतवर है सबसे ऊपर है। तो हमारे शरीर में जो सबसे ताकतवर है वो कौन है, दिमाग। इसलिए उसका पोजीशन सबसे ऊपर है। हाइपोथेटिकल बात है, साइंटिफिकल नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो नर्वस सिस्टम का मेन काम क्या है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर देना पूरे बॉडी में, कैसे कैसे चीजें चलेंगी, क्या क्या चीजें होंगी, वो सबको कौन मेंटेन कर रहा है, मैनेज कर रहा है, वो सब कर रहा है नर्वस सिस्टम। एक एक करके थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इसको समझने के लिए हमने इसको भी 2-3 हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहला है सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये क्या होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है, आप यहां पर देख सकते हो फिगर में कि जो सेंटर में नर्वस सिस्टम है और जो साइड में नर्वस सिस्टम है। तो सेंटर वाले में कौन कौन आ जाता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो इनको हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और पेरीफेरी क्या होता है, मतलब साइड साइड में, परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो जो साइड में है, मतलब जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से नसें निकल करके पूरे बॉडी पार्ट में पहुंच रही हैं, उनको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कह देते हैं। इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन होता है एएनएस या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो कि इनवॉलेंटरी फंक्शन को कंट्रोल करता है। हम आगे देखेंगे कैसे करता है। पहले ये दो मेन पार्ट को समझो, सीएनएस को और पीएनएस को। सबसे पहले सीएनएस। सीएनएस में हम पहला पार्ट पकड़ते हैं जिसका नाम है ब्रेन। ब्रेन यानी दिमाग। दिमाग को थोड़ा या मस्तिष्क को समझने की कोशिश करते हैं ये होता क्या है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रेन की बात करें तो सबसे पहली बात कि ये एक कवर में ढका हुआ होता है जिसका नाम है क्रेनियम। क्या नाम है, हड्डी का जो ढक्कन है जिसको हम ब्रेन बॉक्स कह देते हैं, वो क्या है, क्रेनियम। और एक पतला सा लेयर होता है, मेम्ब्रेन होता है, जिसका नाम है मेनिंजेस। जस्ट क्रेनियम के नीचे में होता है, ये ब्रेन को ढक के रखता है। इस मेनिंजेम के 3 अलग अलग लेयर होते हैं, आगे लिखा हुआ है, मैं वहां बताऊंगा। खैर, ह्यूमन ब्रेन 3 हिस्सों में बांटा गया है पढ़ने के लिए, आपके सुविधा के लिए। पहला हिस्सा कहलाता है अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन। दूसरा जो बीच वाला पार्ट है, ये आप देख सकते हैं, ये कहलाता है मिड ब्रेन। और तीसरा पार्ट कहलाता है हिंड ब्रेन। क्या कहलाता है, हिंड ब्रेन, जो कि पीछे की तरफ होता है। आगे वाला फोर, बीच वाला मिड और सबसे पीछे वाला हिंड ब्रेन। अब इनको थोड़ा और डिटेल में देखने की कोशिश करें तो फोर ब्रेन में देखो 3 पार्ट होते हैं। सबसे आगे वाला पार्ट होता है सेरिब्रम पार्ट। कौन सा पार्ट होता है, सेरिब्रम पार्ट। इसके अलावा सीटीएच, सीटीएच मतलब टी से थैलेमस और एस से हाइपोथैलेमस। तो ये 3 पार्ट फोर ब्रेन में आ जाते हैं। आप देख सकते हो आगे वाला हिस्सा, ये आगे का पार्ट है, ठीक है, और ये पीछे का पार्ट है। वो देखा ना नाना पाटेकर का मूवी, जो मारता है कहता है अरे पीछे नहीं मारने का धनिया, इधर छोटा दिमाग है। तो ये छोटा दिमाग वाला भी हम देखेंगे अभी, हिंड ब्रेन जिसको कहते हैं। खैर, फोर ब्रेन हमने देख लिया जो आगे की तरफ था, 3 हिस्से देख लिए उसके। उसके बाद आता है मिड ब्रेन जो बीच में होता है। ये रहा आपका मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन जो होता है बिल्कुल बीच में होता है, जिसमें कर्पोरा क्वाड्रिजेमिना इसका पार्ट होता है। खैर, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन के बाद आता है पीछे वाला दिमाग, जो कि होता है कौन सा, हिंड ब्रेन। कौन सा होता है, हिंड ब्रेन। ये पूरा पूरा हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में 3 पार्ट आते हैं, पोन्स, पीएमसी। कौन कौन आता है, पीएमसी, पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम। तो देख लिया आपने, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ये मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, इन दोनों को हम ब्रेन कहते हैं, मेन ब्रेन इनको कह देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसको हम डायनसेफेलॉन भी कह देते हैं, डायनसेफेलॉन भी कह देते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। खैर, यहां पर लिखा होगा शायद मैंने, तो हाँ, थैलेमस और हाइपोथैलेमस को डायनसेफेलॉन कह देते हैं, सॉरी। ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस को डायनसेफेलॉन कह देते हैं, इन दोनों को डायनसेफेलॉन कह देते हैं, ध्यान रखना है आपको, अगर दिमाग। अब आ जाओ यहां पर, इस ब्रेन के हमने 3 हिस्से बांटे। पहला है कौन सा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को 3 पार्ट में बांटा, सीटीएच, सीटीएच में आ जाता है सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। बहुत ध्यान से देखना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। सेरिब्रम जो होता है सबसे आगे वाला पार्ट, सबसे डेवलप पार्ट होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। जितने पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहीं से क्वेश्चन आएगा। और ये क्या क्या चीजों को कंट्रोल करता है कि बुद्धिमत्ता, विजडम या इंटेलिजेंस, मेमोरी याद रखने की क्षमता, सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, और एनालाइज रीजनिंग करने की क्षमता, ठीक है, बोलने की क्षमता। जो भी वॉलंटरी एक्शंस आप ले रहे हो, चलने की, लिखने की, आप अपनी मर्जी से कोई काम कर रहे हो, उन सबको कंट्रोल कौन करता है, सेरिब्रम करता है, सेरिब्रम, सेरिब्रम। दूसरा आ जाए तो हो जाता है थैलेमस। थैलेमस में क्या होता है, सेरिब्रम है, ये ला नहीं है, ला हटा दे। दूसरा पार्ट है थैलेमस। थैलेमस की बात करें तो ये मेन काम है इसका
ये सेंसरी इंपल्स मेनली रिले करता है, रिसीव करता है। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे कोई फीलिंग हो गई, जैसे आपने कुछ चीज छुआ, कुछ किसी ने आपको टच करा, या फिर आपको गर्मी लगी, या आपको ठंडी लगी, या आपको कोई फीलिंग हुई, खुशी हुई, गम, तो वो सारी चीजें, खुशी गम तो इसके बाद वाला होगा, जो भी फीलिंग होती है जो टच करने पर या फिजिकली कोई चीज आपको महसूस हो रहा, तो वो सेरिब्रम तक पहुंचाता है थैलेमस। तीसरा नंबर होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कई सारी चीजों को कंट्रोल करता है। मेन अगर बात करें तो भूख, हंगर जिसको कहते हैं, प्यास, नींद, इमोशंस, इमोशंस में जैसे लव, हेट, गुस्सा, खुशी, ठीक है, हंसी, पसीने का आना, ये सब हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। बॉडी का टेम्परेचर, नर्वस सिस्टम, ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को भी ये कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। अभी हम आगे देखेंगे। मिड ब्रेन की बात करें तो इसका एक पार्ट होता है कर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, जो कि मेन इसका काम है हियरिंग और विजन, यानी देखने और सुनने। इन दो चीजों में कौन मिड ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है, मेन काम इसका ये होता है। हिंड ब्रेन की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट इसमें प्रेजेंट है, जिसका नाम है सेरिबेलम। सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट और सेरिबेलम उससे छोटा पार्ट, ठीक है। अब ये मेन काम क्या है, सेरिबेलम का मेन काम है बैलेंस। इसमें देख रहे हो नाम में ही बैलेंस साउंड कर रहा है ना, बेल यानी बैलेंस, ऐसे याद रख सकते हो। ये बैलेंस करता है बॉडी को, बैलेंस, उसके पोस्चर को बैलेंस करने में, ठीक है। और वॉलंटरी एक्शंस जो आप ले रहे हो, वॉलंटरी मतलब अपनी मर्जी से, जैसे अगर मुझे कोई पेन उठाना है तो अपनी मर्जी से उठा रहा हूँ। हार्ट जो धड़क रहा है वो अपनी मर्जी से नहीं हो रहा है। तो ये होता है वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन। अच्छा, आप सीधा चल रहे हो, ये कौन होता है, सेरिबेलम के कारण होता है। आप साइकिल को सीधा चला पा रहे हो, किसी पेंसिल को पिक कर रहा, मेन काम है बैलेंसिंग का, किसका, सेरिबेलम का। दूसरा पार्ट होता है वो है पोन्स। पोन्स की अगर हम बात करें तो ये इसमें क्या हो जाता है, डिफरेंट पार्ट जो है ब्रेन को, उसको ये कनेक्ट कर देता है, और ब्रीथिंग, याद रखना है, ब्रीदिंग वाला पार्ट उसको ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेडुला ऑब्लंगाटा, ये मेनली रेस्पिरेशन को, यहां पर आप देख सकते हो, मेनली ये कंट्रोल करता है। ये हल्का फुल्का करता है, मेन करता है मेडुला ऑब्लंगाटा, जिसमें मेडुला ऑब्लंगाटा का मेन काम है इनवॉलंटरी एक्शंस, जो अपने आप होने वाले एक्शंस है उनको कंट्रोल करना, जैसे हार्ट बीट, सांस लेने वाला, ब्लड प्रेशर, ठीक है, किसी खाने को आप निगल रहे हो, उल्टी आना। उसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से कनेक्ट करने का काम, सांस लेने का, खांसने का, ये सब भी इसमें देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं ब्रेन के प्रोटेक्टिव लेयर को। जैसे मेनिंजेस, मैंने आपको बताया था कि मेनिंजेस एक परत होती है क्रेनियम के जस्ट नीचे, जो कि ब्रेन को ढक के रखते हैं, जिसमें अलग अलग 3 और मेम्ब्रेन होते हैं पतले पतले से, ड्यूरामीटर, एरेक्नोइड और पायोमीटर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप मेनिंजेस याद रखना। इसके अलावा यहाँ पर एक फ्लूइड पाया जाता है, जिसको हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कह देते हैं, जो कि क्या कर देता है, दिमाग जो कि बहुत सेंसिटिव चीज है, बहुत ज्यादा महंगा सामान है, इसलिए उसको कुशन देता है, ठीक है, जिसको हम कुशन कह देते हैं, या मुलायम रखने में मदद कर देता है, और कोई भी वेस्ट है उसको निकालने में मदद कर देता है, ठीक है। अब आ जाता है हम आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे सबसे बड़ा जो पार्ट होता है आपके दिमाग का, वो कौन है, सेरिब्रम पार्ट है। ब्र यानी बड़ा, ऐसे याद रख सकते हो, सबसे बड़ा ब्रह्म। और कंट्रोल, पोस्चर और बैलेंस कौन करता है, सेरिबेलम। इनवॉलंटरी एक्शंस कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लंगेटा। और रिफ्लेक्स सेंटर कौन होता है ब्रेन का, वो होता है मिड ब्रेन। इसके अलावा मास्टर कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स कौन होता है, सबसे बड़ा मास्टर कौन है, हाइपोथैलेमस। पोन्स का काम है ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट कर देना। ब्रेन का प्रोटेक्शन किसके द्वारा किया जाता है, क्रेनियम, खोपड़ी के हड्डी के द्वारा। और क्रेनियल नर्व, अभी हम देखेंगे कि दिमाग से कुछ नसें निकलती हैं और कुछ स्पाइनल कॉर्ड से नसें निकलती हैं, जिनको हम क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। क्रेनियल नर्व 12 पेयर्स होते हैं और ये 31 पेयर होते हैं। इसके अलावा आ जाओ स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम बात करें तो देखो, मैंने आपको बताया कि ये आप हो गए, ठीक है, ये कौन हो गया, ये आप हो गए मान लो। और आपको पता है कि आपके पीछे में एक रीढ़ की हड्डी है, ये रीढ़ की हड्डी है। तो इस रीढ़ की हड्डी से एक ऐसे 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 तार जाता है। तुम्हें पता है ना, मान लो ये दिमाग कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, तो इस कंप्यूटर का जो भी फंक्शन है, प्रोग्रामिंग है, पूरे बॉडी में पहुंचाना है। और अगर कोई पूरे बॉडी में समस्या है तो सीधा वो दिमाग के पास पहुंच नहीं सकता, सीधा तो मोदी जी से कांटेक्ट कर नहीं सकते। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपने विधायक, एमपी, एमएलए को बताना पड़ेगा, वो जाकर के मोदी जी को बताएंगे। तो वैसे ही होता है, ये तुम्हारा विधायक, एमएलए, एमपी कौन है, तुम्हारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो बताते हैं किसको, ये मिनिस्टर है। कौन है मिनिस्टर, मिनिस्टर है स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड जाकर के बताते हैं मोदी जी को। मोदी जी कौन है, कंप्यूटर, कि देखो चाचा ऐसी दिक्कत हो गई है। अब ये जो सोल्यूशन देते हैं स्पाइनल कॉर्ड वापस ले करके इनको दे देता है। समझ आ गई बात। तो मेन कन्वेयर जो है, कन्वेनर जो है, वो कौन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, ब्रेन और बाकी पार्ट्स के बीच का, ठीक है। और इसीलिए कहते हैं कि जब इस पर चोट लग जाए, तुमने सुना होगा किसी का रीढ़ का हड्डी डैमेज हो जाए या उसमें अगर चोट आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, पैरालाइज्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, पैरालाइज्ड। क्यों पैरालाइज हो जाता है, पैरालाइज कहने का मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन दिमाग तक जाना चाहिए था वो गया नहीं। अब मान लो उदाहरण के तौर पर तुम्हारा ये हाथ है, ये हाथ कट गया,
कट गया, दिमाग को पता कैसे चलेगा? अगर कोई यहाँ से मैसेज लेकर के जाएगा दिमाग तक, वो मैसेज कौन ले जाता है? मैसेज ले जाता है तुम्हारा ये स्पाइनल कॉर्ड। अगर ये स्पाइनल कॉर्ड ही काम नहीं कर रहा, दिमाग को पता ही नहीं चलेगा कि ये हाथ क्या है, कटा है कि सीधा है कि क्या है, इसको उठाना है, नीचे गिराना है, क्या है, तो ये पता ही नहीं चलेगा। इसलिए पार्ट बंद हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, जो अपना मैसेज स्पाइनल कॉर्ड को नहीं दे पाता है। समझ आ गई बात? ऐसे होता है पैरालिसिस का कंसेप्ट। ठीक है, चलो, तो स्पाइनल कॉर्ड का आपने देख लिया क्या क्या काम होता है, और ये वर्टिब्रल कॉलम से घिरा हुआ होता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, और ये रिफ्लेक्स एक्शंस वगैरह को दिखाता है। आगे आ जाए, रिफ्लेक्स एक्शन एक्चुअली में होता क्या है, परिवर्ती क्रिया जिसको हम हिंदी में कह देते हैं। देखो, उदाहरण के तौर पे जैसे आप हो, ठीक है, आपने क्या करा, मान लो एक ये बर्तन था, ये एक बर्तन था, ठीक है, सीधा कर देते हैं बर्तन, ऐसे तो पानी गिर जाएगा बर्तन का, थोड़ा बर्तन को अच्छे से बनाते। ये है आपका बर्तन, ठीक है, और यहाँ पर जल रहा है गैस। आपने अचानक से इसको टच कर लिया, तो टच कर लिया, मान लो ये खूब गर्म है, टच करते ही क्या हो जाता है, क्या हाथ रखे रह जाते हो? नहीं, टच करते ही पता चलता है बहुत गर्म है, अचानक से खींच लेते हो, खींचते हो ना। क्यों खींच लिया, कैसे खींच लिया? ये कोई तो कंट्रोल कर रहा है भाई, ठीक है, क्या हाथ कंट्रोल कर रहा है? नहीं, असली कंट्रोल कौन है? दिमाग। अब बात यह है कि भाई साहब किसने बताया दिमाग को, दिमाग को किसने बताया? तो होता है कि पूरा का पूरा सीन चलता है। देखो, तुम्हारे स्किन के ऊपर एक रिसेप्टर लगा है, रिसेप्टर, ठीक है, छोटे 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 केमिकल्स होते हैं रिसेप्टर के। तो वो रिसेप्टर क्या कर देते हैं, सबसे पहले इसको महसूस करते हैं, महसूस किया, अब वो रिसेप्टर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्या कर देते हैं, ये देखो रिसेप्टर है तुम्हारे स्किन के ऊपर लगे हुए, सेंसरी न्यूरॉन नाम का एक तार है, ठीक है, उसके थ्रू क्या कर देते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को भेज देते हैं। सेंसरी न्यूरॉन से होते हुए क्या कर दिया, स्पाइनल कॉर्ड। मान लो हाथ तुम्हारा जला है, स्पाइनल कॉर्ड दूर है, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ है, पीठ के पास है, तो एक तार है जिसका नाम है सेंसरी न्यूरॉन, उससे होते हुए तुरंत गया कहाँ, स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड को पता चला कि भाई साहब इसका तो हाथ जल गया, स्पाइनल कॉर्ड क्या कर देता है, तुरंत का तुरंत वो दिमाग के पास भेज देता है, ठीक है। अब दिमाग क्या कर देता है, ये भेज गया किसको, दिमाग के पास, मोटर न्यूरॉन के थ्रू रेस्पॉन्स भेजता है कि यार उसको बोलो हाथ हटाए, ठीक है, हाथ हटाए, और ये मोटर न्यूरॉन क्या करता है, उस मसल के पास या उस पार्ट के पास मैसेज को पहुंचाता है और तुरंत वो हाथ हटा लेता है। आपको होगा सर आपने बोलने में तकरीबन 30 सेकंड लगा दिया, लेकिन हम उसको टच करके हटाते हैं सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। तो मेरे भाई देख लो तुम्हारी दिमागी प्रक्रिया कितनी फास्ट होती है, नेचुरल प्रोसेस कितना फास्ट होता है, वो नेचुरल प्रोसेस है। तो ये पूरा जो एक्शन होता है इसी को तो रिफ्लेक्स एक्शन कह रहे हैं, आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो ना, उसी को रिफ्लेक्स एक्शन कह देते हैं या रिफ्लेक्स आर्क कह देते हैं, ये पूरा का पूरा सिनेरियो को, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको टिश्यू वाले क्लास में बताया था कि न्यूरॉन नाम का जो टिश्यू सेल होता है, ये क्या होता है, पूरे नर्वस टिश्यू का, नर्वस सिस्टम का सबसे इकाई या फंक्शनल यूनिट होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट। नेफ्रॉन बताया था किडनी वाले में, इसमें होता है न्यूरॉन। इसका मेन काम है, ये आप देख सकते हो, क्या कह देते हैं, नर्व सेल में पूरे नर्वस सिस्टम का सिंगल सेल न्यूरॉन कहलाता है। इसका मेन काम है जो भी इंपल्स हैं, जो भी स्टिमुलस हैं, उनको रिसीव करना और एक से दूसरे जगह तक पहुंचाना, ठीक है, इसका मेन काम है। यही दिमाग के अंदर सेल है, ये सबसे लंबा सेल होता है। तुम यहाँ पर देख सकते हो इसके अलग अलग पार्ट है। देखो, मैंने आपको बताया था, ये जो सबसे बाहर में आप झाड़ियां जैसे देख रहे हो ना, ये झाड़ी देख रहे हो, तो इस झाड़ी को हम कह देते हैं डेंड्राइट पार्ट। क्या कह देते हैं, डेंड्राइट पार्ट। ये क्या करता है, डेंड्राइट, सब कुछ लिखा हुआ है, बस सुन लो। ये क्या कर देता है, अलग अलग इसके सारे दिशाओं में है, तो मान लो इसके आसपास कोई और न्यूरॉन होगा, कोई और न्यूरॉन होगा, तो उनसे ये खबर लेता है अपने तक, ठीक है, उनसे क्या इंफॉर्मेशन आ रही है वो अपने तक लेता है, अपने तक ले लिया, और लेने के बाद क्या करता है, ये है सेल बॉडी, ये जो आपको ये गोल सा दिख रहा होगा ना पिंक कलर का, ये है सेल बॉडी, और इसके अंदर है न्यूक्लियस। ये सेल बॉडी पूरा का पूरा मेन कंट्रोल सिस्टम होता है, इसको पहुंचा देता है। अच्छा, इस सेल बॉडी का दूसरा नाम सोमा भी होता है, ये अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है, यहां तक पहुंचा देता है। अब यहां पर मैसेज तैयार होता है कि भाई आगे क्या ट्रांसफर करना है, ठीक है। अब यहां पर मैसेज तैयार हो गया कि इसके बदले में हमें क्या रिस्पॉन्स आगे भेजना है, तो ये रिस्पॉन्स इधर से वापस नहीं जाता, इधर से जाता है। इस रास्ते को हम एक्सॉन कह देते हैं। क्या कहते हैं, एक्सॉन कह देते हैं। इस एक्सॉन के ऊपर आप देख सकते हो कि मोटे मोटे से डब्बे दिख रहे होंगे, इस डब्बे को हम माइलिन शीथ कह देते हैं। माइलिन शीथ के बीच बीच में आपको ऐसे गैप दिख रहे होंगे, इस गैप को हम नॉट्स ऑफ रेनबियर कह देते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, ये होता हुआ आगे पहुंचता है, और आगे पहुंचने के बाद ये होता है एक्सॉन का टर्मिनल, जैसे जड़ दिख रहा है ना आपको, ये हो जाता है एक्सॉन का टर्मिनल, जिसको नर्व एंड भी कह देते हैं, ठीक है। माइलिन शीथ या इसको क्या कहते हैं हम, श्वान सेल भी इसके ऊपर में लगा होता है, पिंक कलर का श्वान सेल होता है, और ये जो पिंक येलो कलर का दिख रहा है माइलिन शीथ होता है, इसी के अंदर में श्वान सेल होता है, ठीक है। अब यहां पहुंच गया है, एंड पर पहुंच गया। इस एंड को जब आप बड़ा करके देखोगे ना, तो ऐसा दिखेगा, ये देख रहे हो, ऐसा दिखेगा, ऐसा लगता है जैसे वीणा का कुछ
ऐसा दिखेगा। इसके ही ऊपर लगे हुए हैं क्या, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर, समझ आ गई बात। अब इस न्यूरोट्रांसमीटर को हम क्या कहते हैं, इस पूरे पोर्शन को हम साइनेप्सिस कह देते हैं, या एक्सॉन का टर्मिनल जो आप कह रहे हो, इसके ऊपर लगे हैं न्यूरोट्रांसमीटर, और इस न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू क्या कर देता है, ये अपना मैसेज दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर कर देता है। समझ आ गई बात। ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा, ये पूरा वही बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, समझ लेना, आप इत्मीनान से जाकर के पढ़ लेना, ठीक है। चलो, अब आप एक बार और यहाँ पर रिवीजन कर सकते हो कि भाई साहब पूरा का पूरा प्रोसेस गया कैसे। तो आप देख सकते हो सबसे पहले आया किसके पास, डेंड्राइट के पास। डेंड्राइट्स के पास गया, वहां से कहाँ गया, सेल बॉडी के पास। उसके बाद गया एक्सॉन के पास, एक्सॉन से होता हुआ एक्सॉन टर्मिनल, और उसके बाद पहुंच गया साइनप्सिस के पास। साइनप्सिस के जाने के बाद कहाँ चला गया, दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर हो गया कि भैया आप ये चीज है। अब न्यूरॉन को अलग अलग 3 पार्ट में बांटा जाता है, एक है सेंसरी, दूसरा है मोटर, तीसरा है इंटरन्यूरॉन, ठीक है। क्या होते हैं सेंसरी, मोटर, इंटरन्यूरॉन, मैंने पिछले क्लास में बताया था, आज वापस सुनो। सेंसरी न्यूरॉन वो होते हैं जो क्या करते हैं कि जो रिसेप्टर मैंने बताया था ना, स्किन पर जो रिसेप्टर लगे हैं, उनसे क्या कर रहे हैं, सीएनएस यानी दिमाग तक, या तुम्हारे क्या कह देते हैं, स्पाइनल कॉर्ड या दिमाग तक जो मैसेज को पहुंचा रहे हैं, ठीक है। सीएनएस तक मैसेज को पहुंचा रहे, कहां से, रिसेप्टर से लेकर के सीएनएस तक मैसेज को पहुंचा रहे हैं, उसको हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। जैसे आपका स्किन का रिसेप्टर है। अब मोटर न्यूरॉन वो है जो कि सीएनएस से, जैसे दिमाग ने आगे दे दिया कि जाओ भाई ये दवाई लेकर के जाओ, तो सीएनएस से लेकर के जो मसल है, जो ग्लैंड है, वहां तक पहुंचा रहे हैं, उसको हम मोटर न्यूरॉन कह देते हैं। अब इन दोनों को जो जोड़ता है उसको हम इंटर न्यूरॉन कह देते हैं, ठीक है। समझ आ गई बात। अब आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हमने देख लिया सीएनएस, अब आ जाते हैं पीएनएस पर। पीएनएस की बात करें तो ये होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी जो सेंटर में है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कि साइड साइड में है। तो ये इसका मेन काम ये है जो कि ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज आ रहे हैं उनको हर सेल तक पहुंचाना, ठीक है, बाकी सेल के बॉडी के पार्ट में पहुंचाना, ठीक है। तो ये साइड साइड में होता है जो इसको असिस्ट करता है, सपोर्ट करता है। अब इस पीएनएस को 2-3 हिस्सों में बांटा जाता है। जैसे मेन जो हिस्सा है वो है क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, 2 नर्व पाए जाते हैं, मैंने बताया ना आपको। तो एक ये क्रेनियल नर्व वो होता है, नाम से इसमें लगा है क्रेनियल। क्रेनियल नर्व होता है जो सीधा दिमाग से निकलता है और ऊपर ऊपर के पार्ट में ही फैल जाता है, ठीक है। जैसे ये कहां से जाता है, दिमाग से निकलता है और हेड वाले पार्ट में, गर्दन वाले पार्ट में, जो चेहरा वाला पार्ट है उस पार्ट में फैल जाता है। एक होता है स्पाइनल नर्व, नाम से पता चल रहा है ये कहां से निकलता होगा, स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है और पूरे बॉडी पार्ट में जो बच गया है वहां पर ये फैल जाता है। ये होता है क्रेनियल नर्व होता है 12 पेयर और स्पाइनल नर्व होता है 31 पेयर। आगे बढ़ जाए तो समझना इसको आगे हम 2 सिस्टम में बांटते हैं, ठीक है। पीएनएस को 2 अलग अलग सिस्टम्स में बांट सकते हैं। एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। यही ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम इसी का एक पार्ट है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, जैसे कोई चीज वॉलंटरी एक्शंस हो रही हैं जो आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, जैसे अपने हाथ को उठाना, मुंह से बोलना, किसी आगे पीछे चलना, जो भी आप काम अपनी मर्जी से कर रहे हो उनको कंट्रोल करने का काम ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम करता है। और जो आप काम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हो उसको कंट्रोल करता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, और उस काम को इनवॉलंटरी एक्शन कहते हैं, जैसे आपका हार्ट बीट, आपका डाइजेशन, आपका रेस्पिरेशन, ये सबका सब। एएनएस की बात करें, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, थोड़ा सा समझ लो, इसके अलग से 2 पार्ट्स हैं। कौन कौन से, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, देखो ये इसका काम है सहानुभूति तंत्र, नाम से पता चल रहा है। सहानुभूति कब होगी, जब इमरजेंसी आएगा या कोई घटना घटेगी। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मेनली कब होता है, इमरजेंसी के तौर पे काम करता है, ठीक है, स्ट्रेस के तौर पे काम कर देता है, ठीक है। कब, अब इमरजेंसी होगा तो क्या क्या होगा, तुम सोचो, घबराहट होगी, घबराहट होगा तो क्या हो जाएगा, हार्ट बीट तेज हो जाएगा, तुम्हारी आंखें जो प्यूपिल है वो क्या हो जाएगी, पुतली जो है वो बड़ी हो जाएगी, आंखें चौंक जाएगी, डाइजेशन डिक्रीज हो जाएगा, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ठीक है, पसीना आने लगेगा, बीपी बढ़ जाएगा, ठीक है। डर भय में यही सब तो होता है। इमरजेंसी में क्या होगा, डर भय होगा। और पैरासिम्पैथेटिक जो होता है जस्ट इसका उल्टा होता है। कब, जब तुम खुश होते हो, जब तुम एंजॉय करते हो, उस समय में जो जो चीजें होती है, जैसे हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल रह जाता है, ठीक है, डाइजेशन आसानी से होता है, खुश रहते हो तो, तुम्हारी आंखें नॉर्मल होती हैं, ठीक है, छोटी पड़ जाती हैं, तो वो सारी चीजें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। अब कुछ फैक्ट्स देख लो, जैसे हमने बताया था ना कि सबसे बड़ा पार्ट कौन होता है, सेरिब्रम होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट मिड ब्रेन होता है, ब्रेन प्रोटेक्टेड बाय, ये सारी बातें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं, तो ये दोबारा बताने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आपका नर्वस सिस्टम भी खत्म होता है। अब आ जाते हैं तीसरे चैप्टर पे जिसका नाम है इंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। बताओ अब यहाँ तक कोई डाउट है तो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है ना,
ठीक है, मजा आ रहा था। अब हम तीसरे चैप्टर पे आते हैं, इसका नाम है इंडोक्राइन सिस्टम, और यहाँ से तुम्हारे कई सारे ग्लैंड निकालूंगा मैं, और ग्लैंड निकाल करके उसके बाद, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, तुम्हारे घर में लगा होगा क्या, ऐसे नल, नल लगा है ना, ठीक है, नल लगा हुआ है, नल लगा है, और नल से कुछ ना कुछ निकलता है, कुछ ना कुछ मतलब पानी निकलता है, ठीक है। तो नल को सिंपली याद रखना है, कहते हैं हम ग्लैंड, ग्लैंड, और जो नल से निकल रहा है उसको हम कहते हैं हार्मोन। तो कई लोगों को ये कंफ्यूजन होता है हार्मोन और ग्लैंड में। तो ग्लैंड मशीन है, और हार्मोन जो उससे निकल रहा है वो है लिक्विड, है केमिकल, है एक तरीके का, ठीक है। तो अब आ जाओ इंडोक्राइन सिस्टम को जरा हम समझते हैं। इंडोक्राइन सिस्टम को समझने से पहले जरा हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को समझ लेते हैं, या एक्सोक्राइन सिस्टम को समझते हैं। देखो, एक्सो शब्द का मतलब होता है बाहरी, इंडो शब्द का मतलब होता है अंदरी। तो एक्सो शब्द इंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, ये ऐसे ग्लैंड्स होते हैं, ऐसी ग्रंथियां, मैंने बताया ना ये एक तरीके के क्या है, नल है। तो इनमें ऐसा एक पाइप लगा है, इनमें क्या लगा रहता है एक्सोग्लैंड्स में, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में, इसमें पाइप लगा हुआ है, और ये क्या कर देते हैं, हार्मोन्स को रिलीज करते हैं पाइप के थ्रू। डक्ट लगे हुए होते हैं, ध्यान रखना, इसमें क्या लगे हैं, डक्ट लगे हुए हैं, ठीक है। उदाहरण इसके कौन कौन से, सेलिब्री ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड। सेलिब्री ग्लैंड कौन है, जिससे लार निकलती है। स्वेट ग्लैंड कौन है, जिससे पसीना निकलता है। सेबेशियस ग्लैंड कौन है, जो तुम्हारे स्किन पे पसीना वगैरह आ जाता है ना, वो होता है। मेमरी ग्लैंड वो है जिससे मिल्क निकलता है, और लीवर वो है, तुम्हें बताया था, बाइल जूस निकलता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकलता है, HCl, पेप्सिन। ये सारे के सारे आप दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक बहुत स्पेशल ग्लैंड होता है, इसका नाम है पेंक्रिया। तुम कहोगे सर ये ऑर्गन है, ऑर्गन है, साथ साथ ये ग्लैंड भी है, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, लीवर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। तो पेंक्रिया की बात करें तो ये इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों गुण शो करता है, कैसे हम देखेंगे आगे। चलो, तो ये रहा एक्सोक्राइन ग्लैंड। आप देख सकते हो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड में कौन कौन से होते हैं, ये सारे मैंने आपको बता दिया, और इनके कमी से जो बीमारियां होने वाली हैं वो सारी आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, ये देख सकते हो। आगे आ जाता है इंडोक्राइन सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है। इंडोक्राइन सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें देखो ग्लैंड है, तो ग्लैंड लगे हैं और उससे क्या हो जाएगा, उससे कुछ ना कुछ निकलेगा। लेकिन हम देख रहे थे कि उसमें क्या है, एक पाइप लगा है, डक्ट लगा है, उसके थ्रू ही वो केमिकल्स या कह सकते हो हार्मोन निकल रहा था। इसमें क्या होता है ना, कोई डक्ट नहीं होता, सीधा का सीधा ये रिलीज कर देता है, सीधा जैसे मान लो ब्लड में ही डोनेट कर दिया या सीधे सेल में घुस गया। तो इसमें कोई डक्ट नहीं होता, डक्टलेस होता है, ठीक है, समझ आ गई बात। और सीधा का सीधा जो ब्लड टहल रहा है, ब्लड घूम रहा है तुम्हारे शरीर में, उसी में सीधा रिलीज कर देता है हार्मोन। इसका मेन फंक्शन ये होता है कि ये ग्रोथ में मदद कर देता है। तुम्हारे अंदर जो चयापचय प्रक्रियाएं हो रही हैं, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसके उसमें पार्टिसिपेट करता है, प्रजनन में हेल्प करता है, स्ट्रेस हार्मोन, स्लीपिंग में, इमोशंस में, इन सब में ये मदद करता है। कैसे करता है अभी हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। देखो, एक्सोक्राइन इंडोक्राइन के बीच का अंतर यहाँ लिखा है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हो कि इंडोक्राइन में कोई डक्ट नहीं होता और एक्सोक्राइन में डक्ट होता है। इसमें क्या होता है, हार्मोन से सीधे कहाँ चले जाते हैं, ब्लड में। इसमें क्या होता है, एंजाइम निकलते हैं, म्यूकस निकलता है, स्वेट, ऑयल और बाकी सारी चीजें भी निकलती हैं। इसका स्पीड थोड़ा स्लो होता है और इसका स्पीड काफी फास्ट होता है। इसके एग्जांपल पिट्यूटरी, थायराइड और भी कई सारे होते हैं, हम एक करके सबको पढ़ेंगे। इसमें होता है सेलिब्री ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड और ये सारी चीजें। अब हम इंडोक्राइन सिस्टम को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इंडोक्राइन सिस्टम, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। इसका हिंदी होता है अंतस्रावी तंत्र, ठीक है। आप देख सकते हो मेल और फीमेल दोनों का आप क्या क्या ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो अंदर अंदर में सिक्रीशन करता है। कौन कौन से, सबसे ऊपर में आप देख सकते हो क्या है, पीनियल ग्लैंड है। कौन है, पीनियल ग्लैंड। उसके नीचे आता है पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जो कि आपके दिमाग वाले हिस्से में होता है। थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ पर होता है, ये गर्दन वाले हिस्से में। थाइमस, दोनों में लगभग एक ही पोजीशन होता है। थाइमस कहाँ पर होता है, आप देख सकते हो स्टर्नम वाला जो हड्डी था उसके पास वाले एरिया में होता है। पेंक्रिया की बात करें तो आप देख सकते हैं ये किडनी के ऊपर वाले पार्ट में होता है, यहाँ पर यह पेंक्रिया, इसमें भी यहाँ पर है। एड्रिनल ग्लैंड कहां पर, मैंने बताया था आपको, जस्ट किडनी के पास में ये लगा है एड्रिनल ग्लैंड, ये लगा है एड्रिनल ग्लैंड, पीला पीला कलर का ये है। और टेस्टिस होता है मेल में, और वुमेन में होता है ओवरी, ठीक है। और एक होता है प्लेसेंटा, मेन ओवरी। ओवरी और टेस्टिकल्स, इन दोनों को हम गोनैड्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं, गोनैड्स कह देते हैं। गोनैड्स इसलिए कह देते हैं क्योंकि इन्हीं से निकलता है गैमेट, और यही गैमेट मिल करके आपस में क्या बनाते हैं, फ्यूजन करके नया बेबी का फॉर्मेशन करते हैं। हम एक एक करके हम सारे ग्लैंड्स को समझने की कोशिश करते हैं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिट्यूटरी ग्लैंड को तुमने बचपन से पढ़ा होगा, इसको मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड कह देते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को जो कंट्रोल कर रहा है उसको क्या करेंगे, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। किसको कहते हैं, हाइपोथैलेमस को। कहां पाया जाता है, ब्रेन में।
ये पूरा का पूरा एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन्स, ये सारे निकलते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन जो है वो पहला लाइन है। फंक्शंस इसके क्या है, पिट्यूटरी को रेगुलेट करता है और टेम्परेचर, हंगर, इमोशंस, इन सब पर ये काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पास सीरोटोनिन नाम का केमिकल रिलीज होकर के आता है, जो कि किस में हेल्प करता है, स्ट्रेस वगैरह हो जाए तो उससे निकलने में मदद कर देता है। अब आ जाओ दूसरा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड कह देते हैं। ये हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और ये कहां पर, ब्रेन के बेस में, वहां पर एक हड्डी पाई जाती है दिमाग के बेस में या नीचे वाले हिस्से में, जिसको हम स्फिनोइड बोन कह देते हैं या सेल टर्सिका कह देते हैं। तो वहां पर पाया जाता है ये कौन सा, पिट्यूटरी ग्लैंड। इस पिट्यूटरी ग्लैंड के ना 3 लोब हैं, 3 ऐसे लोब हैं, ठीक है। तो 3 लोब कौन है, आगे वाले को एंटेरियर, पीछे वाले को पोस्टीरियर और बीच वाले को इंटरमीडिएट कह देते हैं। मेन है एंटेरियर पोस्टीरियर। अच्छा, ये ग्लैंड है तो इससे हार्मोन निकलता होगा, ये नल है तो इससे कुछ ना कुछ केमिकल्स निकलता होगा। तो इंटीरियर वाले से क्या निकलते हैं, जीपी फैट याद रखना है। क्या याद रखना है, जीपी फैट, ठीक है। जीपी फैट किससे निकलता है, एंटेरियर से, एंट से, जीपी फैट एंट, ठीक है। कौन कौन से हैं जरा बताना हमारे। तो एक होता है ग्रोथ हार्मोन, जो सबसे पहले निकलता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हो जाता है आपका कौन सा, हाँ, ग्रोथ हार्मोन से क्या हो जाता है, बॉडी में ग्रोथ होता होगा। और अगर इसकी कमी हो जाए तो ड्वार्फिज्म या बौनापन हो जाता है। अगर ये ज्यादा हो जाए तो जिगाटिज्म, यानी आदमी खूब लंबा हो जाता है, या एक्रोमेगाली भी एक बीमारी है जिसमें आदमी लंबा हो जाता है, काफी ज्यादा एक्सेस बढ़ जाता है। दूसरा होता है टीएसएच हार्मोन। क्या होता है, टीएसएच हार्मोन, ठीक है। और ये क्या करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको पूरा इसका नाम होता है। ये थायराइड को स्टिमुलेट कर, जो थायराइड ग्लैंड हम देखेंगे उसको स्टिमुलेट करता है, उसको उकसाता है, ठीक है। अगर ये ज्यादा हो गया तो हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। अगर कम हो गया तो, ज्यादा हो गया तो हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा। एक हार्मोन होता है, इसका नाम है एसीटीएच, फुल फॉर्म होता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा है। और इसका मेन काम है एड्रीनल कॉर्टेक्स। कल मैंने बताया था ना कि जो एड्रीनल ग्लैंड होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, कॉर्टेक्स पाया जाता है और एड्रीनल मड्यूला पाया जाता है। तो कॉर्टेक्स वाले पार्ट को ये क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है, बढ़ावा देता है, ठीक है, उकसाता है। तो उकसाता है तो क्या हो जाएगा, उससे निकलता है कॉर्टिसोल। क्या निकलता है, कॉर्टिसोल। इसकी कमी हो जाएगी तो कॉर्टिसोल की कमी होगी, और इसका ज्यादा हो जाएगा तो कॉर्टिसोल ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और एक बीमारी होगी, इसको हम कुशिंग सिंड्रोम भी कह देते हैं। एफएसएच की बात करें, खैर हम सिंड्रोम और बीमारी इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि हम एक वीडियो में अलग से पढ़ने वाले हैं पूरा का पूरा डिजीज। हाँ, एफएसएच और एलएच ये 2 ऐसे हार्मोन हम आगे अभी देखने वाले हैं। ये रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी कहां से निकलते हैं, एंटेरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं। और अगर इसकी कमी हो जाती है तो आदमी इनफर्टाइल हो जाता है, मतलब नपुंसक हो जाता है। ज्यादा हो जाए तो आदमी की जो प्यूबर्टी है, जो यौन अवस्था, वो काफी पहले हो जाती है। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो कि मिल्क के प्रोडक्शन में, बनने में मदद कर देता है। जो फीमेल में मिल्क बन रहा है उसमें ऑक्सीटोसिन जो होता है मिल्क इजेक्शन में मदद करता है, मिल्क बाहर निकलने में और बनने में प्रोलैक्टिन मदद करता है, ठीक है। तो ये देख लो आप। एडीएच एक हार्मोन होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, एडिनो डाययूरेटिक हार्मोन कह देते हैं। तो ये जो है एडीएच, ये वाटर बैलेंस करने में मदद कर देता है जो आपके शरीर के अंदर। अगर इसकी कमी हो जाए तो डायबिटीज इंसिपिडस हो जाती है। ये एक टाइप है डायबिटीज का, जिससे मैंने आपको कल के क्लास में डायबिटीज मेलिटस बताया था, जो कि सबसे ज्यादा डेंजरस टाइप ऑफ डायबिटीज होता है। अगर ये ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, वाटर का रिटेंशन ज्यादा हो जाएगा शरीर में। ऑक्सीटोसिन मैंने बताया कि मिल्क के इजेक्शन में, बाहर निकलने में या बच्चे के जन्म लेने में, दोनों में काफी ज्यादा कारीगर होता है। अगर ये कमी पड़ जाए तो वीक लेबर हो जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा पेन या दर्द हो सकता है। और ज्यादा हो जाए तो काफी ज्यादा दिक्कत हो सकता है, हालांकि काफी कम होता है, ओवर कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। अब आ जाते हैं तीसरे पर। तीसरा टाइप है थायराइड ग्लैंड। कौन है, थायराइड ग्लैंड, जो कि गले के पास में होता है, नेक के रेस्पिरेटरी सिस्टम के दोनों साइड में पाया जाता है, नेक के पास होता है। इसमें 2 तरीके का हार्मोन होता है, एक होता है T3 ट्राईआयोडो थायरोक्सिन, और एक होता है थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है, T4 जिसको कह देते हैं। इन दोनों का काम है मेटाबॉलिज्म कराना। हाइपोथायरॉइड, इनकी कमी से हो जाता है हाइपोथायरॉइडिज्म, ज्यादा हो गया तो हो जाता है हाइपरथायरॉइडिज्म, जिसको या हम एक बीमारी होती है इसको ग्रेव डिजीज कह देते हैं, ठीक है। इसमें आदमी मोटा हो जाता है, मुंह वगैरह फूल जाता है, फैट काफी ज्यादा हो जाता है। कैल्सीटोनिन एक और हार्मोन इससे निकलता है, जिसका मेन काम क्या है, कैल्शियम को घटा के रखना। और अगर ये कमी हो जाए, इस हार्मोन की कमी हो जाए तो कैल्शियम ब्लड में बढ़ जाता है। अगर ये ज्यादा हो जाए तो कैल्शियम काफी ज्यादा कमी हो जाती है। इससे स्पेशल एक डिजीज होती है जिसका नाम है ग्वाइटर
जो कि आयोडीन के कमी से होती है, जो यही जो आपने देखा ना थायरोक्सिन हार्मोन, वही कंट्रोल करता है आयोडीन को। देखो कैसे, आप देखो थायराइड, मैंने बता दिया कि थायराइड से दो हार्मोन निकलते हैं, एक तो था T3 और T4। ठीक है, तो T3 का पूरा नाम है ट्राई आयोडोथायरोक्सिन और T4 का नाम है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन के पास होता है आयोडीन, इसी आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है, ग्वाइटर होता है। ट्राई आयोडो हार्मोन के पास ट्राई आयोडोथायरोक्सिन जो होता है, इसका मेन फंक्शन होता है मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर और ब्रेन फंक्शन इन सब में मदद करता है। थायरोक्सिन के कुछ और काम है, जैसे सांस की गति को बढ़ा देना, और बोन और हेयर डेवलपमेंट में मदद कर देता है, वाटर बैलेंस में मदद कर देता है, मेटाबॉलिक रेट में मदद करता है। कौन? थायरोक्सिन। इस थायरोक्सिन के कारण, कमी के कारण कई सारी बीमारियां आपको देखने को मिली, जैसे क्रिटिनिज्म, मिक्सेडेमा, हाइपरथायरॉयडिज्म, ग्वाइटर, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। एक बार गो थ्रू कर लेना आप। अब आ जाता हम पैराथायरॉयड पे। पैराथायरॉयड से एक हार्मोन निकलता है, इसका नाम है पैराथायरॉयड हार्मोन, जो क्या कर देता है, जस्ट उसका उल्टा, कैल्सिटोनिन का उल्टा होता है। कैल्सिटोनिन क्या कर रहा था, घटा रहा था, ये क्या कर देता है, कैल्शियम को बढ़ा देता है। तो कैल्शियम को बढ़ा देगा तो अगर इसकी कमी रह जाएगी तो हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा, जिसको हम टिटेनी एक नाम का बीमारी होता है, या क्रैम्प्स पड़ जाने लगते हैं। ठीक है, तो वो होता है। एक होता है हाइपरकैल्सीमिया, जिसमें क्या हो जाता है, किडनी में स्टोन बनने लगते हैं। कल के क्लास में मैंने आपको बताया था कि किसके कारण ये स्टोन बनते हैं। पांचवा ग्लैंड है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है आपका एड्रिनल ग्लैंड, जहां से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। एड्रिनल ग्लैंड की बात करें तो किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। पहली बात तो ये, इसमें दो शब्द हैं, एड और रिनल। रिनल शब्द का मतलब होता है किडनी, और एड का मतलब होता है पास में। तो किडनी के पास में जो ग्लैंड है उसको हम एड्रिनल कह देते हैं। ठीक है, ये किडनी के पास में पाया जाता है। इसको हम F3 ग्लैंड भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? F3 ग्लैंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि फियर, फाइट और फ्लाइट, जब आप खुश होते हो, जब आप लड़ते हो, जब आप गुस्सा करते हो, इन सारे इमोशंस में एड्रिनल ग्लैंड आपका हाई हो जाता है, एड्रिनलिन हाई हो जाता है। अब इस एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक जो अंदर वाला पार्ट है उसको हम एड्रिनल मेडुला कह देते हैं, और जो बाहर वाला पार्ट है एड्रिनल कॉर्टेक्स कह देते हैं। एड्रिनल मेडुला यानी अंदर वाला पार्ट दो हार्मोन रिलीज करता है, जिसका नाम है एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन। एड्रिनलिन का दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन। पूछा हुआ है क्वेश्चन, एपिनेफ्रिन कौन रिलीज करता है? एड्रिनल मेडुला। अगर एड्रिनल मेडुला ना हो तो एड्रिनल ग्लैंड सिंपली। अब ये क्या कर देता है, ये दोनों का मेन काम समझ लो क्या है, एंजाइटी, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन। जब आप परेशान हो ना, स्ट्रेस में हो, तो उनसे रिलीफ करने में इनकी मदद मिलती है। दूसरा नंबर है जो, वो है कौन सा? एड्रिनल कॉर्टेक्स, यानी बाहरी। इससे निकलते हैं दो तीन केमिकल्स या हार्मोन्स कह सकते हो। एक का नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, दूसरे का नाम मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, और तीसरे का नाम है एंड्रोजन। इसी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एक एग्जांपल होता है कॉर्टिसोल, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का एक एग्जांपल होता है एल्डोस्टेरॉन। ये काम क्या करते हैं? तो कॉर्टिसोल काम करता है स्ट्रेस को कंट्रोल करने का, इसकी कमी हो जाए तो एडिशन डिजीज हो जाती है, ज्यादा हो जाए तो कुशिक सिंड्रोम हो जाता है। एल्डोस्टेरॉन क्या काम कर देता है? सॉल्ट और वाटर बैलेंस बना के रखता है। ठीक है, अगर कमी हो जाए तो लो बीपी, डिहाइड्रेशन, और ज्यादा हो जाए तो हाई बीपी। एंड्रोजन क्या काम कर देता है? सेक्सुअली ट्रेट। ठीक है, और वीक ट्रेट, अगर कमी हो जाए तो वीक ट्रेट, और ज्यादा हो जाए तो मैस्कुलाइजेशन हो जाता है, महिलाओं में मतलब पुरुष वाले गुण आने लगते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान रखना आपको। अब एक और हार्मोन है जिसका नाम है पेंक्रिया। पेंक्रिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरह के इसमें गुण पाए जाते हैं। जो एंडोक्राइन पार्ट है वो ये है कि इसके पास 3 सेल होते हैं। एक मेन सेल होता है, पार्ट होता है, जिसका नाम है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, मैंने बताया था आपको। इस आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में 3 सेल होते हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा। अल्फा सेल के पास जो होता है, अल्फा सेल क्या करता है? ग्लूकागॉन रिलीज करता है। बीटा सेल इंसुलिन रिलीज करता है, और डेल्टा सेल क्या करता है? सोमेटोस्टेटिन रिलीज कर देता है। ये ग्लूकागॉन क्या करता है? ग्लूकोज में ब्लड के शुगर लेवल को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है? मैंने आपको बताया था कि हमारे बॉडी में जो शुगर स्टोर है वो कौन से फॉर्म में है? ग्लाइकोजेन के फॉर्म में। क्या कर देता है? इसको तोड़ करके ग्लूकोज में बदल देता है। तो अगर ये ग्लूकोज में बदलेगा तो शुगर बढ़ेगा ब्लड में। इंसुलिन का काम इसका जस्ट उल्टा है, इंसुलिन इसका उल्टा काम कर देता है, यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट कर देता है, यानी जो तैर रहा है शुगर ब्लड में उसको कम कर देता है। कौन? इंसुलिन। और इसी की कमी हो जाती है तो आपको पता है कि लोगों में शुगर हो जाता है, वो तुम्हारा डायबिटीज हो जाता है। तो ये सारी बातें यहाँ लिखी गई हैं। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलिटस हो सकता है, जो कि बहुत खतरनाक है, और अगर इसकी ज्यादा हो गया तो हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा ग्लूकोज आपके ब्लड से गायब हो जाएगा। ग्लूकागॉन जैसे इसका उल्टा काम कर देता है। सोमेटोस्टेटिन कुछ नहीं कर देता है, ग्रोथ हार्मोन को और इंसुलिन को कंट्रोल करता है, बस उतना ही उसका रोल होता है मेनली। उसके अलावा अगर हम बात करें
तो ओवरी और टेस्टिस को देख लो, इन दोनों को हम गोनैड कह देते हैं, क्यों? क्योंकि ये दोनों से गैमेट बनता है। अच्छा, ओवरी से 2-3 हार्मोन निकलते हैं, इसका नाम है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन जो होता है ये महिला गुण, फीमेल ट्रेट, ठीक है, उसको डेवलप करने में मदद कर देता है, ठीक है, जो भी फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं आपको दिखते हैं, तो वो सारे को डेवलप करने में एस्ट्रोजन का काफी रोल होता है। इसकी कमी के कारण जो इरेगुलर साइकिल होता है ना, अभी हम देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर एक्सेस हो जाए तो ब्रेस्ट टेंडरनेस देखने को मिलता है, ठीक है, उसमें एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। प्रोजेस्टेरॉन की बात करें तो ये प्रेगनेंसी में काफी हेल्पफुल होता है। इसके अलावा अगर इसकी कमी हो जाए तो मिसकैरेज हो सकता है, नुकसान हो सकता है, और ज्यादा हो जाए तो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो सकता है। रिलैक्सिन जो होता है बच्चे के बर्थ के टाइम पर काफी मदद कर देता है। जब पेन होता है ना, फीमेल को काफी ज्यादा पेन होता है, तो उस समय उनको रिलैक्स करने के काम करता है रिलैक्सिन, ठीक है। अब आ जाते हैं 8वें नंबर पर, जिसका नाम है टेस्टिस, हिंदी में कहते हैं वृषण। इसका मेन काम है एक तो टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करना। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है जिसका मेन काम है, अगर उसकी कमी हो जाए तो इनफर्टिलिटी हो जाएगी। टेस्टोस्टेरोन मतलब स्पर्म बनाने में और काफी सारी चीजों में जो मेल का जो कैरेक्टर है उसको डेवलप करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है, राइट। अब डेफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो इस डेफिशिएंसी क्या क्या चीजें होती है? एक तो इनफर्टिलिटी हो जाता है, इनफर्टिलिटी मतलब नपुंसकता, मास कमजोर पड़ जाते हैं, राइट। और एक्सेस की बात करें, अगर ये एक्सेस हो जाए तो इसमें क्या क्या चीजें हो जाएंगी? एक तो अग्रेशन होगा, आदमी में बहुत ज्यादा अग्रेशन हो जाएगा, आरबीसी बढ़ जाएगा, ठीक है, ये सारा होता है टेस्टोस्टेरोन के कारण। अब एक ग्लैंड आता है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड में सबसे इंपॉर्टेंट है, निकलता है मेलेटोनिन। ने पूछा गया है, मेलेटोनिन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेक्रेशन होगा ना जब आप अंधेरे में सोते हो। क्यों अंधेरे में सोते हो? क्योंकि उस समय पीनियल ग्लैंड का एक्टिविटी काफी हाई हो जाता है। पीनियल ग्लैंड का एक्टिविटी जब हाई होता है तो क्या करता है? मेलेटोनिन सिक्रेट कर देता है। मेलेटोनिन जितना सिक्रेट करेगा ना, ठीक है, उतना ज्यादा आपको नींद आएगी। इसीलिए ये नींद आने में काफी ज्यादा हेल्प करता है मेलेटोनिन, और पीनियल ग्लैंड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसकी कमी के कारण स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है, जिसको हम इंसोम्निया कह देते हैं। थाइमस की बात करें तो थाइमस से निकलता है थाइमोसिन। थाइमोसिन का मेन काम है टी सेल। मैंने बताया था आपको बी सेल और टी सेल, WBC वाला याद आ रहा है कि जिसमें हम लिम्फोसाइट पढ़ रहे थे। लिम्फोसाइट को दो हिस्सों में बांटा था, बी सेल, टी सेल। और बी सेल और टी सेल को क्या कहा था कि दोनों मेमोरी सेल का काम करते हैं। बी सेल क्या करता है? एंटीबॉडी बनाता है, और टी सेल उस एंटीबॉडी का इस्तेमाल करके हमला करता है जो भी अंदर घुसा है, ठीक है। और टी सेल के और भी टाइप्स होते हैं जैसे CD4+ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। टी सेल की बात करें तो टी सेल को मैच्योर करने का जो जिम्मा लेता है वो थाइमोसिन लेता है। तभी तो जब ये मैच्योर होगा तभी तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। अगर इसकी कमी हो गई तो इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है। बस अभी हो गया आपका जो मेन हार्मोन्स और ग्लैंड्स थे वो सारे खत्म हो गए। अब उसका एक समरी देख सकते हैं, जैसे मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस। सबसे लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कौन है? वो है थायराइड। स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कौन है? पीनियल। और लार्जेस्ट एक्सोक्राइन या ओवरऑल सबसे बड़ा जो ग्रंथि है वो लीवर है, यकृत है, सबसे बड़ा ग्रंथि, ठीक है, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों में। एक लौता ग्लैंड बताओ जो इंडोक्राइन के गुण भी है और एक्सोक्राइन के गुण है, वो कौन है? पैंक्रिया है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो फाइट और फ्लाइट ग्लैंड, मैंने बताया एड्रेनलिन को क्या देते हैं हम, स्लीपिंग हार्मोन मेलेटोनिन को क्या देते हैं, और हार्मोन डेफिशिएंसी जिसके कारण डायबिटीज होती है वो इंसुलिन होता है। एडीएस का काम है क्या? वाटर बैलेंस को मेंटेन करना। एडीएस की कमी के कारण डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है, कुशिंग सिंड्रोम कोर्टिसोल के कारण, और एडिशनल डिजीज कोर्टिसोल कम होने के कारण। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। टिटेनी, अगर आपके ब्लड में कैल्शियम की कमी हो गई तो टिटेनी, और आयोडीन की कमी हो गई तो ग्वाइटर। आयोडीन वाला तो बहुत बार पूछा गया है। एक लौता ऐसा ग्लैंड है जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है वो श्रिंक करने लगता है, सिकुड़ने लगता है। कौन है वो? थाइमस। बचपन में बड़ा होता है, धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। और स्वेट ग्लैंड टाइप एक्सोक्राइन जो होता है, जो आपका जिसके वजह से पसीना निकलता है, स्वेट ग्लैंड होता है, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, ध्यान रखना है। अगर और स्पेसिफिक जाके बात करें तो इक्राइन या एपोक्राइन कह देते हैं उसको। मेमरी ग्लैंड जो होता है एक तरीके का मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड ही है, ठीक है, वही मॉडिफाई होकर के स्वेट ग्लैंड मेमरी ग्लैंड बन जाता है। एक ग्लैंड पूछा जाता है लैक्रिमल ग्लैंड है। लैक्रिमल ग्लैंड आपकी आंखों के ऊपर में पाया जाता है, इसके कारण आंसू निकलता है, टीयर निकलता है। इतनी बात है आपको ध्यान रखनी है। अब हम थोड़ा सा LH और FSH को थोड़ा समझ लेते हैं, कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया कि एंटीरियर पिट्यूटरी से दो ग्लैंड्स निकलते हैं, दो हार्मोन्स निकलते हैं, इसका नाम है LH, फुल फॉर्म होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और एक निकलता है FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पहले एक एक करके दोनों को समझते हैं। दोनों मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। दोनों का रोल क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मेल में पाया जाता है LH। मेल में क्या काम करता है? एक सेल पाया जाता है टेस्टिस के अंदर में जिसका नाम है लेडिक सेल। लेडिक सेल क्या कर देता है कि टेस्टोस्टेरोन को
प्रोड्यूस करने में मदद कर देता है। तुम्हें पता है ना, टेस्टिस से निकल रहा है टेस्टोस्टेरोन। कैसे निकल रहा है? क्योंकि उसके पास लेडिक सेल बैठा है, यही लेडिक सेल इसको हेल्प कर रहा है टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करने में, बनाने में। फीमेल में क्या काम करता है ये एलएच हार्मोन? ये एलएच हार्मोन ये काम करता है कि भाई साहब ओव्यूलेशन करा देता है। मतलब हम देखेंगे अभी रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे कि उनके मंथ में एक बार वो जो एग होता है ना वो मैच्योर होता है और बाहर आता है। अगर एलएच का लेवल बढ़ गया तो वो समय से पहले बाहर आ सकता है, उसी को हम ओव्यूलेशन कह देते हैं। उसके अलावा एंड्रोजन जो देख रहे थे ना, एंड्रोजन बनाने में ये मदद कर देता है। अच्छा, अगर ये एंड्रोजन का संख्या ज्यादा हो गया, इसका लेवल बढ़ गया, तो फीमेल में मेल का गुण पाया जाएगा। एंड्रो शब्द जहां भी आता है वो मेल वाला कैरेक्टर होता है। लेकिन इनके अंदर एक सेल बैठा है जिसका नाम है ग्रेनुलोसा सेल। कहोगे कि सर बड़े डीप में जा रहे हैं, बेटा पढ़ लो, पढ़ लो, यही पढ़ोगे, यही तुम्हें इतना काम आएगा ना, कहीं भी नहीं आने वाला, और तुम्हें पे करके भी कोई नहीं पढ़ाएगा। तो एंड्रोजन की अगर हम बात करें तो उसको कन्वर्ट कर देता है एस्ट्रोजन में। ये एस्ट्रोजन इनके काम आता है फीमेल के। कौन कन्वर्ट कर रहा है? ग्रेनुलोसा सेल कन्वर्ट कर रहा है। अच्छा, फीमेल में आफ्टर ओव्यूलेशन, जब ओव्यूलेशन हो जाता है मान लो, तो एक फॉलिकल होता है। फॉलिकल क्या होता है समझना, ये जो अंडाणु है जिसको हम ओवरी कह रहे हैं, उसमें हर महीने क्या होता है कि एक तो जो अंडाणु होता है ना, जब कोई फीमेल इन मतलब भ्रूण में है वो, या आप ऐसे कह लो कि वो गर्भ में है, तभी एग बन जाते हैं। हमारे जो स्पर्म है ना वो पूरे लाइफ बनते रहते हैं, लेकिन जो एग सेल होते हैं वो फिक्स होते हैं, वो लाइफ, वो मतलब बच्चियों के पैदा होने से पहले ही वो फिक्स हो जाते हैं, जितने हैं संख्या में वो फिक्स होकर के बन जाते हैं। और एक जो तुम्हें बताया था ना प्रोफेज 1, याद आ रहा है? प्रोफेज 1 फेज में जाकर के वो बैठे रहते हैं। हर महीने एक एक निकलता है, डेवलप होता है, डेवलप होता है, डेवलप होता है, डेवलप होता है। अगर स्पर्म पहुंचा तो ये फर्टिलाइज हो जाता है, फर्टिलाइज होकर के जाइगोट बनता है, जाइगोट बन करके बेबी बन जाता है। अगर ये फर्टिलाइज नहीं हुआ तो हर महीना ये क्या हो जाता है? रप्चर हो जाता है, खराब होकर के निकल जाता है, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल कह देते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो इसी को हम फॉलिकल भी कह देते हैं। जो ये डेवलपमेंट देख रहे हो ना, इसको हम फॉलिकल कह देते हैं। समझ आ गई बात? जब ये रप्चर हो गया, डैमेज हो गया, तो डैमेज होने को हम कह देते हैं, डैमेज वाले फॉर्म को हम कहते हैं, रूप को कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ठीक है, अब इतना ही ध्यान रखना, इससे ज्यादा मत रखो। एफएसएच की बात करें, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम से पता चल रहा है जो फॉलिकल बन रहा है इसको स्टिमुलेट करता होगा फीमेल्स में। तो देखो ये क्या काम करता है फीमेल्स में, पहले देख लो कि ग्रेनुलोसा से जो सेल था जो उसमें मदद कर रहा था काफी ज्यादा, वो उसको इनहेंस करता है ये। उसके अलावा जो फॉलिकल्स हैं, जो फॉलिकल्स हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे वो ग्रो करता है, वही एक सेल बन करके निकलता है, उसको डेवलपमेंट में मदद कर देता है। और इसके वजह से क्या होता है? एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। मेल में ये क्या काम करता है कि सर्टोली सेल एक होता है। क्या होता है? सर्टोली सेल्स होता है। तो सर्टोली सेल्स एक सेल होता है जो कि सपोर्टिव सेल होता है। नाम से पता चल रहा है, एस से सपोर्टिव, एस से सर्टोली। तो सर्टोली सेल कैसा होता है? सपोर्टिव सेल होता है। ये क्या काम करता है? सपोर्ट करने का। किसको सपोर्ट कर देता है? इसी टेस्टोस्टेरोन में और काफी सारी चीजों में सपोर्ट करता है ये। और उसके कारण क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म के फॉर्मेशन में काफी मदद कर देता है ये। समझ आ गई बात? तो एलएच, एफएसएच ये भी डिटेल में कवर करा दिया मैंने आपको, अब इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। अब आगे तुम्हारे फेवरेट चैप्टर पे जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये तो तुम्हारा फेवरेट है इसलिए मैंने ये वाला लगा दिया है। क्या बोलते हो, आगे बढ़ा जाए? सो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मानव प्रजनन तंत्र क्या होता है जरा समझते हैं। देखो ये तो तुम्हारा इंटरेस्टिंग वाला पार्ट है बेटा, मैं सब समझता हूं। आ जाओ। तो मेल और फीमेल दोनों के ऑर्गन्स यहां पर आप देख सकते हो। ठीक है, एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, जो आपके एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है। ये है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या है ये? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये जो आपको दिख रहा है ये कहलाता है टेस्टिस। क्या कहलाता है? टेस्टिस। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं वृषण। इस टेस्टिस को आपको पता है कि टेस्टिस जो होता है वन पेयर होता है, वन पेयर। और वो क्या होता है? एक सैक में बंद होता है, एक स्किन की थैली होती है, चमड़े की थैली, जिसको हम स्क्रोटम सैक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रोटम सैक कह देते हैं। ठीक है, तो ये टेस्टिस उसके अंदर में बंद होता है। उस स्क्रोटम सैक का जो टेम्परेचर होता है या 2 से 2.5 डिग्री कम होता है बॉडी टेम्परेचर से। क्यों कम होता है? क्योंकि स्पर्म के बनने के लिए, स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए हमारे बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए। इसलिए वो क्या होता है? हमारे बॉडी से बाहर होता है। देख रहे हो ना कि ये जो आपके टेस्टिस होते हैं बॉडी पार्ट से बाहर होते हैं। ठीक है, ताकि और एक सैक में बंद होते हैं जिसका नाम है स्क्रोटम सैक। उसका टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री कम होता है। क्यों कम होता है? ताकि वहां पर जो है स्पर्म बन सके, टेस्टोस्टेरोन बन सके। इतनी बात समझ आ गई? तो टेस्टिस देख लिया। टेस्टिस के अंदर में ही अब हम देखते हैं
थोड़ा सा इसके ऊपर में एक ऐसे टोपी जैसा लेयर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर देखो ये टोपी जैसा लेयर दिख रहा है, इसको हम कह देते हैं इपिडिडाइमिस। क्या कह देते हैं? इपिडिडाइमिस। ठीक है, इसका मेन काम है स्टोर करना और मैच्योर करना। जो यहाँ पर स्पर्म बन रहा है, यहाँ पर स्पर्म बन रहा है, उसको मैच्योर और क्या कर देता है? नरिश कर देता है या उसको मैच्योर कर देता है, स्टोर करता है। कौन? यहाँ पर जो एपिडिडाइमिस है वो। अब जब मैच्योर हो गया, यहाँ से ये निकलना शुरू कर देता है और एक पाइप जाता है, इसका नाम है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के बाद आता है वास इफरेंस, जो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, डिफरेंस और इफरेंस। ठीक है, खैर नहीं लिखा तो छोड़ दो। वास डिफरेंस में पहुंचता है। वास डिफरेंस में क्या हो जाता है? यहाँ से वास डिफरेंस एक पाइप है, इधर से होता है वो कहाँ जाता है? यूरेथ्रा में। उस बीच में दो तीन चीजें इसको मिलती हैं। सबसे पहला जो मिलता है वो है क्या? सेमाइनल वेसिकल। ये देख रहे हो आप, एक दोनों साइड में लगा हुआ है, मैं इसलिए राइट साइड का पकड़ रहा हूँ। तो ये राइट साइड वाला जो आप दिख रहे हो, जो मैंने गोला करा, ये कहलाता है सेमाइनल वेसिकल्स। ये कुछ केमिकल देता है, बोलता है कि भैया बाहर जा रहे हो तो मैं भी कुछ दे रहा हूँ, वो लेते जाना। ठीक है, क्या देता है? कुछ फ्लूइड देता है, जैसे उसमें फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है। क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। ठीक है, और इसको हम सेमाइनल फ्लूइड कह देते हैं, फ्रक्टोज इसमें होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये यहां से आगे पहुंचता है, आगे पहुंचता है, आगे पहुंचता है। तो यहां पर बैठा है कौन? आप देख सकते हो, यहां जैसे आगे पहुंचा, ये पीछे में जो रेड कलर का दिख रहा है, ये कहलाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या कहलाता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये भी कुछ देता है कि कहता है कि भैया अरे बाहर जा रहे हो, मेरा भी कोई सामान लेते जा। कौन सा सामान है? तो अल्कलाइन फ्लूइड देता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कहता है कि भाई तुम थक हार गए होगे, तुम्हारे पास कई सारी चीजें हैं, तो थोड़ा पानी पीते जाओ। इसको अल्कलाइन सोल्यूशन पिला देता है। अल्कलाइन सोल्यूशन से क्या होता है? ये जो एसिडिक लेके आता है वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। इसके आगे जब ये बढ़ता है तो यहाँ पर है कौन? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड इसमें ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता। जब कॉपुलेशंस होते हैं, ठीक है, तो कॉपुलेशन के दौरान लुब्रिकेशन का काम करता है। वो क्या कर देता है? लुब्रिकेशन का काम कर देता है। ठीक है, उसके अलावा ये जो मेन पार्ट है जिसको आप पेनिस कह देते हो, तो पेनिस होता है या यूरेथ्रा कह लो, यूरेथ्रा के थ्रू वो बाहर निकलता है। इसके साइड में लगे हैं इरेक्टाइल टिश्यू, और सबसे ऊपरी लेयर को हम ग्लांस पेनिस कह देते हैं, जो सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है, ग्लांस पेनिस। ठीक है, चलो अब देख लो कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, जैसे स्पर्म मोटाइल होता है, यानी चल सकता है। स्पर्म सेल जो है वो मूव कर सकता है, मूव कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब आप एक्चुअली में देखोगे तो यहाँ पर इसके क्या लगे हैं? केले लगा होता है, जिसको हम फ्लैजिला कह देते हैं। अगर एक्चुअल में स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पर एक ऐसे लगा होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लगा है इसके, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। जैसे लाइसोजोम देखा था ना आपने, वैसा ही कुछ इसके ऊपर लगा होता है कि अगर रास्ते में कोई आ जाए तो उसको चीड़ फाड़ देंगे। ठीक है, उसको गलाने में मदद कर देता है। इसका मेन काम ये होता है ना, देखो हालांकि मैं आपको ये पढ़ाना नहीं था, फिर भी बता देता हूँ। ये पहुंचेगा कहाँ? एग सेल के पास। ये महिला का क्या है? एग सेल। जैसे ये पहुंचा कौन? स्पर्म, तो इसके ऊपर लगा है कौन? ये गलाने वाला हथियार। ये पहुंचता है इसके दीवार पर। ठीक है, दीवार पर, और इसके आसपास 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 ऐसे घेरा हुआ लगा रहता है। इस घेरे को हम कोरोना कहते हैं, कोरोना कह देते हैं। ठीक है, इन कोरोना के बीच में कई सारे एक एसिड पाया जाता है, इसका नाम है हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड यहाँ पर प्रेजेंट होता है। यही हाइलुरोनिक एसिड तुम जो भिंडी काटते हो ना, भिंडी के अंदर से जो देखते हो ऐसे बहुत लिक्विड सा निकल रहा है ना, हल्का सा जेल जैसा निकल रहा है, वो है हाइलुरोनिक एसिड। वो सेम ऐसे एग सेल के बाहर में पाया जाता है। तो जैसे यहाँ पर पहुंचता है ना, तो यहाँ पर तुम पता है कि एसिड है, हाइलुरोनिक एसिड, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये भी लेकर के बम आया है। और अगर ये इसको छेद दिया, ये जो वॉल है, एक का वॉल है, इसको तोड़ने के लिए ये क्या करता है? ये कोशिश करता है, जो हथियार लाया है इससे छेदने की कोशिश करता है, और अगर ये छेद गया तो अंदर जाकर के फर्टिलाइज कर देता है, और बाकी इसके अंदर कोई भी स्पर्म नहीं घुस सकता है। समझ आ गई बात? ये पूरा प्रोसेस होता है। खैर, जो तुम दो शब्द सुने होंगे, स्पर्म और सीमेन, सीमेन, तो अगर जो सेमाइनल वेसिकल से कुछ कुछ रिलीज हो रहा था, जैसे फ्रक्टोज वगैरह चीजें आ रही थी, उसको डाल दो तो सीमेन बन जाता है। ठीक है, और उसके बिना स्पर्म रहता है, जो टेस्टिस से बन के निकल रहा है स्पर्म है, लेकिन यहां आने के बाद तो सीमेन बन जाता है। सीमेन में फ्रक्टोज पाया जाता है, मैं आपको बता चुका हूं। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर। इसके मेन पार्ट को समझने की कोशिश करो। देखो, सबसे मेन पार्ट होता है वो कौन सा होता है? ओवरी होता है। कौन होता है? ओवरी। ठीक है, जिसको हिंदी में हम क्या करते हैं? अंडाशय कह देते हैं। तो ओवरी होता है। ओवरी के पास बाद में एक देख सकते हैं पाइप निकले, जिसको हम फेलोपियन ट्यूब कह देते हैं। इस फेलोपियन ट्यूब को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। ये जो यहाँ पर देख लोगे उंगली जैसा है, जो इसको पकड़े हुए है, ओवरी को पकड़े हुए है दोनों साइड से। ये जो फिंगर जैसा पकड़ा हुआ है, इसको हम फिम्बरी कह देते हैं। जस्ट फिम्बरी के बाद में यहाँ देख लोगे फूला फूला सा रीजन है, तो फूला फूला को एम्पुला कह देते हैं।
और एक पतला सा आगे एम्पुला पतला हो रहा है, तो पतले वाले हिस्से को हम इस्थमस कह देते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब 3 हिस्सों में बटा है, इस्थमस, एम्पुला और फिम्बरी, 3 हिस्सों में बटा है। तो ये बात समझ गए। इसके अलावा अगर आप आगे बढ़ो तो अंदर में आ जाता है, ये क्या है, ये है पूरा यूट्रस वाला हिस्सा। क्या है ये? यूट्रस वाला हिस्सा है। यूट्रस वाले हिस्से में अंदर वाले वाल को हम इंडोमेट्रियम कह देते हैं, बीच वाले वाल को हम मायोमेट्रियम कह देते हैं और बाहर वाले वाल को पेरीमेट्रियम कह देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और नीचे की तरफ आ जाओ, हम बाहर की तरफ आ रहे हैं, अंदर से बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ आओ तो यहां पर होता है क्या, ये वाला जो एरिया है ये कहलाता है सर्विक्स। ये जो पतला वाला एरिया है इसको कहते हैं हम सर्विक्स। ठीक है, और ओवरी और यूट्रस के बीच में एक दीवार होती है, ये देख रहे हो रस्सी से खींची, इसको हम ओवेरियन लिगामेंट कह देते हैं। ये हो गया सर्विक्स। और सर्विक्स से बाहर निकलो तो ये होता है वेजाइना। वेजाइना ही वो जगह है जहां पर आप यहां से क्या होता है, स्पर्म जो होता है कलेक्ट होता है और ये एंटर करता है अंदर में। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ जाए, एक एक करके हम इसके पार्ट्स को समझते हैं। तो सबसे पहले क्या था, ओवरी। ओवरी का मेन काम क्या है, ओवम को रिलीज प्रोडक्ट करना, बनाना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इनको भी बनाना। फेलोपियन ट्यूब मेन साइट होता है, ये देखो जो एम्पुला है और इस्थमस है, इन दोनों के बीच में जहां पर इनका जंक्शन होता है, इधर से इस्थमस इधर से एम्पुला, तो जिस पॉइंट पर इनका जंक्शन होता है यहीं पर क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन मतलब ये जो ओवरी है यहाँ से एक एग निकलता है हर महीने, और ये जो स्पर्म यहाँ से गया है वो चढ़ता 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 यहाँ तक पहुंचता है और यहाँ दोनों मिलते हैं। यहाँ दोनों मिलने के बाद अगर वो फ्यूज कर गए तो फ्यूज करने के बाद कहाँ चले जाते हैं, ये नीचे की तरफ आते हैं। जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट याद आ रहा है आपको, गले में जो चल रहा था, वैसे ही यहाँ पर मूवमेंट चलता है। मांस इसको धक्का देके नीचे भेजते हैं और आ करके ये जो इंडोमेट्रियम का वाल है इसमें धक जाते हैं, इसमें घुस जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंडोमेट्रियम वाल में क्या हो जाते हैं, इम्प्लांट कर जाते हैं। यहाँ आकर के जाइगोट इम्प्लांट कर गया और धीरे धीरे वो ग्रो करना शुरू होता है। ठीक है, सारी बातें मैंने आपको बता दी। आगे आ जाओ, कुछ और बातें। जैसे फर्टिलाइजेशन मैंने बता दिया फेलोपियन ट्यूब में होता है, इम्प्लांटेशन यूट्रस में होता है, यूट्रस में भी कहा इंडोमेट्रियम में, और ओवरी क्या कर देता है, हर महीना एक एक को रिलीज कर देता है, जिसको हम ओव्यूलेशन कह देते हैं प्रोसेस को। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब जरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल को समझना। होता क्या है, मैंने आपको बताया हर महीने जैसे जो नंबर ऑफ एग है ना, नंबर ऑफ एग वो फिक्स होता है महिलाओं में। ठीक है, फिक्स होता है, वो हर महीने रिलीज होगा। वो बर्थ लेने से पहले ही बन जाता है, उसके बाद नहीं बनता। तो हर महीने वो क्या रिलीज होता है। अगर वो फ्यूजन हो रहा है तो तुम्हें पता है फ्यूजन होकर के यहाँ पर फ्यूजन होकर के आकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा। लेकिन अगर वो फ्यूजन नहीं हो रहा है, मान लो शादी नहीं हुई या फिर ये आपस में फ्यूज नहीं हो रहे हैं, फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, तो हर महीना आता है और नुकसान होकर के वो निकल जाता है। और निकलता है तो क्या कर देता है, इस जो इंडोमेट्रियम का वॉल है इसको तोड़ता हुआ लेकर के बाहर निकल जाता है, इसके अंदर की दीवार को। ठीक है, अंदर की दीवार, क्योंकि तुम्हें पता है कि इसी अंदर की दीवार पर उसको आकर के जोड़ना था, लेकिन अब इस अंदर की दीवार का कोई काम नहीं है, तो ये हर महीने क्या होता है, ये भी साथ में टूटता है और उस अंडे के साथ बाहर निकल जाता है, जिसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल कह देते हैं। ठीक है, और फिर वो नया डेवलप होता है, इधर से ये भी चलना शुरू होता है। अब इसमें 28 दिन का पूरा फेज होता है। फर्स्ट 1 to 5 डे जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है, जिसमें क्या होता है, इंडोमेट्रियम जो शेड है वो टूटता है। इसमें क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल धीरे धीरे ये शुरू का जो 5 दिन है उसमें क्या होता है, इंडोमेट्रियम शेड बनता है। ठीक है, उसके में क्या हो जाता है कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल शुरू में कम होता है। 6 से 13वें दिन तुम्हें बताया था ना कि जो ओवरी से एग निकल रहा है वो धीरे धीरे फॉलिक्यूल्स बनता है, ऐसे ऐसे डेवलपमेंट होता है, उसी को फॉलिकुलर फेज कहते हैं। 6 से 13 दिन तक। और वो किसके कारण होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच के कारण होता है। 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है। तुमसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ओव्यूलेशन कौन से दिन होता है, तो 14वें दिन होता है। और ओव्यूलेशन किसके कारण होता है, तो एलएच के कारण होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण होता है, और एग रिलीज होता है। पहली बार एग ओवरी से रिलीज होता है और इधर की तरफ आना शुरू हो जाता है। 15वें से 28वें दिन को हम ल्यूटियल फेज कह देते हैं। और इस ड्यूरेशन में क्या होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। वो फॉलिकल जो था वो खराब हो जाता है और कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। और कॉर्पस ल्यूटियम क्यों बनता है, प्रोजेस्टेरॉन के हाई होने के कारण। उसके बाद से मेंस्ट्रुएशन हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है। समझ आ गई बात। एलएच जब हाई होगा तो ओव्यूलेशन होगा। प्रोजेस्टेरॉन का मेन काम है प्रेगनेंसी में मदद कर देना। अब आगे बढ़ जाओ। अब कुछ प्रक्रियाएं देख लो। जैसे पहली प्रक्रिया क्या है, वो है निषेचन या फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या है, स्पर्म और ओवम दोनों के मिलने की प्रक्रिया। जैसे उन दोनों मिले तो मिलने की प्रक्रिया को हम फर्टिलाइजेशन कह देते हैं। और मिलने के बाद जब ये कोई चीज बनाते हैं जिसको हम जाइगोट कह देते हैं। जो सबसे पहला चीज बना वो क्या है, जाइगोट। ठीक है, ये कहां पर होता है, ये होता है फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में भी कहा, एम्फूला और इस्थमस के जंक्शन पे होता है। इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, जैसे स्पर्म ने मैंने बताया पेनिट्रेट करके वो अंदर जाता है ओवम के, और अंदर जाने के बाद क्या बन जाता है, वो
जाइगोट बन जाता है। जाइगोट बन करके ये क्या हो जाता है, आगे डिवाइड होता है, जिसको हम क्लीवेज कह देते हैं। डिवाइड होता है, जैसे इसमें मान लो एक न्यूक्लियस है, तो डिवाइड होता होता है, इसके सेल्स बढ़ जाते हैं, न्यूक्लियस बढ़ जाते हैं, बढ़ते बढ़ते चार न्यूक्लियस, फिर 8 न्यूक्लियस, फिर 16 न्यूक्लियस, ऐसे ऐसे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक समय आता है जब मोरूला होता है, फिर बनता है ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला। ठीक है, ब्लास्टुला बन जाता है, इसमें बहुत सारे सेल्स बन गए होते हैं और एक ऐसे खाली स्पेस बन जाता है, इसको एमनियोटिक स्पेस कह देते हैं। क्या कहते हैं, एमनियोटिक स्पेस कह देते हैं। और इस एमनियोटिक स्पेस में आकर के एक फ्लूइड जमा हो जाता है, इसको एमनियोटिक फ्लूइड कह देते हैं। वही हम देखेंगे आगे चल करके। हाँ, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो, अगर हमने देख लिया फ्यूजन हो गया, अब फ्यूजन हो गया, कैसे पता चलेगा कि कोई अब प्रेग्नेंट है महिला या कैसे पता चलता है, तो उसके लिए एक टेस्ट कराया जाता है, जिसमें उस टेस्ट में क्या होता है कि HCG नाम का हार्मोन होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन कह देते हैं। इसका टेस्ट कराया जाता है। तुम्हें पता है कि इसके लिए एक टेस्ट होता है, या तो ब्लड का टेस्ट कराया जाता है या यूरिन का टेस्ट कराया जाता है। तो अगर उन टेस्ट में HCG प्रेजेंट है, HCG प्रेजेंट है, तो माना जाता है कि भाई साहब कंसीव हो चुका है, यानी कि वो माँ प्रेग्नेंट है। ठीक है, अच्छा, ये तब होता है जब प्लेसेंटा से ये रिलीज होता है। कहां से रिलीज होता है, प्लेसेंटा से रिलीज होता है। ठीक है, प्लेसेंटा अंदर में एक पाइप बनेगा, जो कि इसी के थ्रू क्या हो जाएगा, जो बच्चा बनेगा, जो माँ न्यूट्रिशन लेगी, इसी पाइप के थ्रू वो खाना जाएगा उस तक, जो बाद में आकर के नाभि कहते हैं, जिसको काटा जाता है। ठीक है, तो यही प्लेसेंटा HCG भी रिलीज करता है। इससे पता चलता है कि हाँ भाई, वो कंसीवमेंट हो चुका है। ये प्लेसेंटा HCG के अलावा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज करता है, बच्चे को न्यूट्रिशन और गैसेस एक्सचेंज में भी हेल्प करता है, वेस्ट को भी बाहर निकालने में मदद कर देता है। जब ये सारी चीज हो गया, तो सबसे आखिर में आ जाता है वह क्या, पार्चुरेशन, जिसको कह देता है जन्म। बच्चे का जन्म होता है। जन्म कर देने में सबसे ज्यादा मुख्य भूमिका होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का, और रिलैक्सिन हार्मोन मेन काम है क्या, रिलैक्स करना, जो पेन होता है उससे उससे वो क्या करा देता है, काफी ज्यादा रिलैक्स कराता है। अब बर्थ हो गया, पैक्चुरेशन हो गया, हमने देख लिया ना कि पार्चुरेशन हो गया, उसके बाद आता है लैक्टेशन पीरियड। ठीक है, लैक्टेशन यानी दुग्ध स्राव। ये दो कारण से होता है, दो हार्मोन है, एक है प्रोलैक्टिन और एक है ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है, इसका मेन काम है मिल्क को प्रोड्यूस करना, मिल्क को बनाना। ऑक्सीटोसिन का काम है मिल्क को इजेक्ट करना, मिल्क को बाहर निकालना। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे आ जाते हैं, मेल और फीमेल में गैमेटोजेनेसिस होता कैसे, ये भी जान लो कि दोनों में गैमेट आखिर बना कैसे, स्पर्म और ओवम कैसे बना। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है, सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल में होता है। तुम्हें मैंने बता दिया था कि सटोली सेल और लेडिक सेल, जिसको मैंने बोला था, लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल जो होता है, वो भी काफी हेल्प करता है। ये प्यूबर्टी, यानी जब आप क्या कहते हैं, प्यूबर्टी में आ जाते हो, तब ये बनना शुरू होता है, और हर दिन मिलियंस ऑफ स्पर्म्स बनते हैं। oogenesis कह रहते हैं, जो महिला में एग बनता है और ओवम बनता है, उसको कह रहता है। और ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बर्थ से पहले बन जाता है। ठीक है, वो पेट में ही बन जाता है, और वो प्राइमरी oocyte में, मतलब प्रोफेज में जाकर के वो लटका हुआ होता है। हर महीने एक एक ओवम रिलीज होता है, डिवाइड करके उसमें सेल डिविजन होते हैं। अब आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर। तो देखो, कंट्रासेप्शन एक मेथड होता है, जिससे क्या कर सकते हैं आप, कॉपुलेशन के दौरान आप एक दूसरे से सेफ्टी या फिर प्रिवेंशन से ले सकते हैं। जैसे एक दूसरे को, मतलब बेसिक इसका हिंदी मतलब होता है गर्भ निरोध, गर्भ से बचने के उपाय। कई सारे उपाय हैं, जैसे एक फिजिकल बैरियर क्या होता है, जैसे फिजिकल बैरियर में कंडोम या फिर डायफ्राम, ये सारी चीजें आ जाती हैं। हार्मोनल बैरियर्स में क्या होता है, जैसे पिल्स वगैरह दिए जाते हैं, तुमने देखे होगे आई पील, या फिर कई सारे मार्केट में पिल चलते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल ले जाते हैं। इस पिल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दो हार्मोन होते हैं, और इनके एग्जांपल्स मैंने आपको केमिस्ट्री के लास्ट क्लास में कराया था। ठीक है, ये मेनली किस पर आधारित होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लेवल को बढ़ाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो पिल्स दिए जाते हैं। उसके अलावा होता है IUCD। IUCD का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। मैंने आपको बताया कि भाई साहब, इसी यूट्रस में क्या होता है कि जाकर के वो दोनों फ्यूज होने के बाद जुड़ जाते हैं। लेकिन करते क्या है ना ये, कि यूट्रस में एक कॉपर टी नाम का, ऐसे टी नाम का शेप होता है कॉपर का। ठीक है, तो वो लगा देते हैं। ये क्या कर देता है, तुम्हें पता है कि जो स्पर्म जा रहा है, उसको जाना कहाँ है, फैलोपियन ट्यूब तक। फैलोपियन ट्यूब तक जाने के लिए उसको पहले यूट्रस से होकर के गुजरना पड़ेगा। तो होता है क्या, यूट्रस में बैठा है कौन, क्या कॉपर टी, या अमीर लोग लगवाते हैं, ऐसा माना जाता है, बहुत महंगा पड़ता है ये। तो कॉपर टी बैठा हुआ है, ये क्या करता है ना, एक तरीके का काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक रिलीज करता है, या काइंड ऑफ वो करता है। तो जितने स्पर्म सेल इसमें जा रहे हैं ना, उस स्पर्म सेल को ये मार देता है, उसकी मोटिलिटी खत्म कर देता है। ठीक है, तो ये चीज,
एक चौथा ऑप्शन होता है सर्जिकल। सर्जिकल में वैसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी में क्या होता है, तुम्हें पता है ना कि टेस्टिस से बनने के बाद वो वास्ट डिफरेंस से होता हुआ बाहर निकल रहा था, तो करते क्या है, वास्ट डिफरेंस को ही क्लोज कर देते हैं या कट कर देते हैं या बांध देते हैं, तो वो निकलता ही नहीं है, तो स्पर्म बाहर जा ही नहीं सकता, तो उससे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे ही फीमेल में करते हैं। फीमेल में क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी। तुम्हें पता ना कि सारा खेल जो हो रहा है वो फेलोपियन ट्यूब से होता हुआ हो रहा है, तो फेलोपियन ट्यूब को ही बांध दो ताकि ओवम जो है वो ओवरी से बाहर आ ही ना पाए, तो आएगा ही नहीं, तो फिर कुछ होगा ही नहीं। और नेचुरल मेथड भी होते हैं बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा एक दो डिजीज देख लो, इससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आपसे पूछ लिया जाता है। वैसा डिजीज जो पॉपुलेशन से या सेक्सुअली ट्रांसफर होता है एक से दूसरे में, जैसे एक है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, किसके कारण होता है, वो होता है HIV वायरस के कारण। एक होता है सिफिलिस बीमारी, गोनोरिया और जेनिटल हर्पिस। ये चारों ही ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है। आपके एग्जाम में इनमें से 3 ऑप्शन दिया होगा और एक कोई और दिया होगा, पूछा जाएगा इनमें से कौन सा STD नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है यही चारों पूछे जाएंगे। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लो, जैसे उदाहरण के तौर पर सबसे लार्जेस्ट ह्यूमन सेल कौन है, ओवम है। सबसे स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल कौन है, स्पर्म है। ह्यूमन का गेस्टेशन पीरियड कितना होता है, गेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है गर्भावधि, मतलब कोई बच्चा माँ के पेट में नॉर्मली कितने समय तक रहता है उसको हम गर्भावधि कह देते हैं या फिर गेस्टेशन पीरियड कह देते हैं। वो तकरीबन 280 दिन का होता है या 9 महीने का होता है, तुम्हें पता होगा। प्लेसेंटा जो होता है कब बनता है, 12वें हफ्ते में जाके बनता है। और फेलोपियन ट्यूब जो है उसको डिस्कवरी सबसे पहले किया था फेलोपियस ने, उन्हीं के नाम पर ये नाम फेलोपियन ट्यूब दिया गया। अच्छा, ह्यूमन का जो सेल है वो ओवरी से रिलीज होता है, कहा जाता है फेलोपियन ट्यूब में आता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, सबसे पहला ऑर्गन जो बनता है वो कौन सा ऑर्गन है, वो दिल है, इसीलिए दिल इतना स्पेशल है, समझ रहे हो ना, इसीलिए रेफरेंस देते हैं दिल का। दिल बहुत खास होता है, इसलिए सबसे पहला ऑर्गन जो डेवलप होता है वो होता है हार्ट। कब होता है, तीसरे वीक में स्टार्ट हो जाता है और चौथे वीक में पहली बार धड़कन सुनाई देती है। समझ आ गई बात, जब माँ के कोख में बच्चा होता है। अच्छा, कई बार ना आपसे गेस्टेशन पीरियड पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। गेस्टेशन पीरियड मतलब कौन से जानवर का गेस्टेशन पीरियड कितना है, तो वो आपको ध्यान रखना है। जैसे उदाहरण के तौर पर जो मैं आपको टिक लगा के बताता हूँ वो ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा होता है एलिफेंट में। एलिफेंट में कितना, 18 से 22 महीने का गेस्टेशन पीरियड होता है, मतलब वो गर्भ में अपने बच्चे को रखती है 18 से 22 महीने तक बच्चे को तैयार होने के लिए गर्भ में। कौन, एलिफेंट। उसके बाद वेल 12 महीने के आसपास, कैमल 12 से 14, जिराफ 15, हॉर्स में 11 से 12 महीने। डंकी इंपॉर्टेंट नहीं है। बफेलो और काउ इंपॉर्टेंट है। बफेलो में काउ से ज्यादा समय लगता है, ये ध्यान रखना है। काउ में 9 महीने और ह्यूमन में 9 महीने, ये दोनों लगभग सेम होते हैं। गाय भी हमारी माँ है और इंसान तो है ही है। गोट तकरीबन 5 महीने और शीप में भी 5 महीने, तो ये दोनों लगभग सेम है। पिग डॉग इंपॉर्टेंट नहीं है। डॉग इंपॉर्टेंट है, कैट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डॉग 58 से 65 और कैट तकरीबन, इन दोनों में 2 महीने याद रखने हैं। यहां बात करें तो लायन टाइगर से ज्यादा होता है, कितने दिन का होता है, 3.5 महीने का, और टाइगर का होता है 3.5, तकरीबन बराबर ही होता है। बियर का होता है 7 महीने का, डियर का होता है 200 दिन का, तकरीबन ये भी 7 महीने का होता है। कंगारू 33 से 38 दिन, बट उसको निकाल करके अपने पाउच में रखती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चिंपैंजी 230 दिन, पांडा 95 से 160 दिन। जो इंपॉर्टेंट है वो काउ, बफेलो, ह्यूमन, गोट, शीप, एलिफेंट, वेल, ठीक है, यही सारे इंपॉर्टेंट है। अब एक शब्द और समझ लो, एमनियोसिंथेसिस क्या होता है। देखो मैंने बताया ना आपको कि जो डेवलपमेंट होता है उसमें क्या होता है, एक एमनियोटिक स्पेस बन जाता है। ठीक है, तो जब बच्चा गर्भ में है तो पता करने के लिए क्या कर देते हैं ना, उसके अंदर से एक लिक्विड निकालते हैं, इसका नाम है एमनियोटिक फ्लूइड। क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड, उसमें से निकालते हैं सिरिंज से। काफी वो बारीक मेथड होता है, वो इसलिए निकालते हैं ताकि पता लगाया सके कि उस बच्चे को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं, कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। ठीक है, या कई जगह पर पहले क्या कहता था, इससे ना सेक्स डिटरमाइन किया जाता था कि बच्चा पुरुष है महिला है। तुम पता है ना, फिटिसाइड करा जाता है। फिटिसाइड का मतलब क्या होता है, फिटिसाइड का मतलब होता है भ्रूण हत्या में, यानी बच्चे को गर्भ में ही मार दिया जाता था। ठीक है, तो ये भारत में बैन कर दिया गया कि नहीं भाई साहब, आप कोई भी नहीं बता सकता कि कौन सा गर्भ है, मतलब कौन सा लिंग है बच्चे का, नहीं बता सकते। आप ये 2 चीज बता सकते हो। ये कब किया जाता है, तो 14वें से 16वें वीक प्रेगनेंसी के तब किया जाता है, जिसको हम सेकेंड ट्राइमेस्टर कह देते हैं। ठीक है, चलो अब एक एक्ट भी होता है। मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे दोस्त, हर चीज लेकर के आया हूं आपके लिए। एक एक्ट होता है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, जो एक्ट कहलाता है MTP यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, जो कि 2021 में अमेंड किया गया था। इसमें क्या कहा गया था कि भाई साहब मान लो, ये मेन मेडिकल टर्मिनेशन का मतलब ये है, अगर कोई प्रेग्नेंट हो जाता है तो उसको टर्मिनेट करना, यानी बच्चे को वो अपनी मर्जी से चाहे तो खत्म कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
ठीक है, मतलब काइंड ऑफ वही इसका इंटरप्रिटेशन होता है। अब इसके कारण दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और उसमें ये बातें बताई। पहला ये है कि उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। पहला कि 20 हफ्ते तक क्या कर सकते हैं, मेडिकली टर्मिनेट कर सकते हैं एक डॉक्टर के कंसर्न के आधार पर। अगर एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है, एक डॉक्टर है, अगर उससे आप लिखवा करके लाओ, वो अगर आपको अलाउ करता है तो आप जाकर के 20 वीक तक वो कर सकते हैं, मेडिकली टर्मिनेट कर सकते हो। अब दूसरा केस आता है 20 से 24 हफ्ते का अगर प्रेगनेंसी हो गया है तो उस केस में कुछ स्पेशल केसेस दिए हैं। जैसे मान लो अगर वो रेप की सर्वाइवर है लड़की या महिला, या वो माइनर है, ठीक है, तो उसके भविष्य को देखते हुए, या वो डिफरेंटली एबल्ड है, मतलब दिव्यांग है, या फिर उस बच्चे में कोई ऐसी एबनॉर्मलिटीज है जो दिक्कत दे सकता है, तो ये सारे स्पेशल केस होते हैं। इसी केस में 20 से 24 हफ्ते तक के बच्चे के लिए आप क्या कर सकते हैं, मेडिकली टर्मिनेट कर सकते हो। अब इसके लिए एक केस और है कि उसके लिए आपको कम से कम 2 डॉक्टर की मर्जी चाहिए होगी। तीसरा केस होता है 24 वीक से ज्यादा। ये कब हो सकता है, ये स्पेशल केस है तब जब बच्चे में बिल्कुल एक कोई भारी बीमारी हो, भारी एबनॉर्मलिटीज हो, जिससे ये पता लगे कि हाँ भाई साहब जन्म देने पर क्या हो जाएगा, माँ को भी खतरा हो सकता है, तो 2 जान नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसके लिए आपको पहला तो ये एक बच्चे में बहुत भारी बीमारी हो, और दूसरा ये है कि आपको इसके लिए स्टेट लेवल पर मेडिकल बोर्ड बनता है, उससे आपको परमिशन लेना पड़ेगा। ये 2-3 बातें इस पूरे एक्ट में अहम थी जो कि 2021 में आई थी। तो ये रहा पूरा का पूरा क्लास, और आई होप कि आपको पसंद आए और एफर्ट अच्छा लगे। तो प्लीज यार लाइक शेयर करो और बताओ लोगों को भाई, ठीक है, कि कोई बंदा आपके लिए इतना एफर्ट कर रहा है तो आप भी करो और मेहनत करते रहो। अगर बेस्ट करना है तो बेस्ट पढ़ना पड़ेगा, बेस्ट मेहनत करना पड़ेगा, बेस्ट बनना पड़ेगा, तब जाके बेस्ट होगा। रील्स देख लेने से मोटिवेशन नहीं आता, तो वो सिर्फ थोड़े देर के लिए होता है, ठीक है ना, और कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। अगर तुम्हें सच में मोटिवेट रहना है तो भाई साहब मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करने के लिए आपको उसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है, बस मेहनत है। वो आपको वैसी जगह ले जाके खड़ा करेगा जहां पर आप समझोगे कि हाँ भाई अब मेरे सारे सपने पूरे हो गए। तो अगर आप सारे सपने पूरे करना चाहते हो, मेहनत करते रहो, दम लगा के मेहनत करो, और यकीनन सपने पूरे होते हैं, होंगे। ठीक है, सो पढ़ते रहो। क्लास के बाद ये वीडियो टेलीग्राम में इसका PDF डल जाएगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना और अपने दोस्तों से बताओ। ठीक है, मिलते हैं जल्दी, ध्यान रखो, टाटा बाय बाय, जय हिंद।